अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग टेलविंड सीएसएस पढ़ेंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर कि टेलविंड सीएसएस क्या होती है। और टेलविंड सीएसएस को हम लोग इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर, और एक सिंपल सी वेबसाइट भी हम लोग टेलविंड से क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह मैं रिएक्ट के दो हुक्स नेक्स्ट जेएस के अंदर जो भी यूज़ होते हैं, यूज़ स्टेट का हुक हो गया और यूज़ इफेक्ट का हुक हो गया, तो वो कवर करवाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग उससे एक टू डू लिस्ट ऐप भी बनाएंगे, पोर्टफोलियो टेलविंड सीएसएस। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट जेएस की भी प्लेलिस्ट भी है और वेब डेवलपमेंट की भी है। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर मैं एचटीएमएल सीएसएस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डालता रहूँगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं टेलविंड की। बेसिकली टेलविंड होती क्या है। टेलविंड स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिमाइंडर दूंगा कि अगर आप लोगों ने सीएसएस नहीं पढ़ी है, क्योंकि टेलविंड सीएसएस जो बेसिकली होती है हमारे पास, वो कोर सीएसएस के ऊपर बनी है। और कोर सीएसएस, टेलविंड सीएसएस बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि कोर सीएसएस के ऊपर है। कोर सीएसएस से मतलब कोर सीएसएस के ऊपर उसको बनाया गया है। तो अगर आप लोगों को कोर सीएसएस ही नहीं आती है, सिंपल सीएसएस नहीं आती है, तो टेलविंड आपको समझ तो आ जाएगी कि अप्लाई कैसे हो रहा है, लेकिन सही से मतलब कि आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पहले ज़रूरी है, ये मस्ट है कि आप सीएसएस पढ़ें, सीएसएस सीखें, भले डिटेल में ही पढ़ें, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि क्लासेस क्या होती हैं। सही है। और क्लासेस को हम यूज़ कैसे करते हैं, डॉट डॉट लगता है, आईडी से टारगेट कैसे कर रहे होते हैं हम लोग एलिमेंट्स को क्लासेस के। तो ये सब चीज़ें बेसिक 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 आपको सीएसएस आनी चाहिए। मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आनी ज़रूर चाहिए। ये क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर आना चाहिए टेलविंड पढ़ने से पहले। ठीक है, तो बेसिकली टेलविंड पे अब आ जाते हैं कि टेलविंड क्या होती है। तो टेलविंड सीएसएस क्या होती है। तो टेलविंड सीएसएस बेसिकली एक फ्रेमवर्क है सीएसएस का ही। सही है, सीएसएस के ऊपर बना है। ठीक है, और ये टेलविंड जो होती है हमारे पास, ये हमें आसानी से हमारे सीएसएस लिखने में आसानी कर देती है। मतलब ये कि जो काम जो आपका कोड सीएसएस में जा रहा है, ज़्यादा आप लोग लिख रहे हो, वो उसको कम कर देगी। मतलब एचटीएमएल के अंदर ही हम लोग सीएसएस को यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब टेलविंड हमें क्लासेस कुछ प्रोवाइड करता है। सही है, प्री बिल्ट क्लासेस प्रोवाइड करता है। उन क्लासेस को आप डायरेक्ट अपने एचटीएमएल के अंदर यूज़ कर सकते हो और अपना कोड कम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों का कोड बहुत कम हो जाएगा अगर आप लोग को टेलविंड आ गई। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। सही है, लेकिन अगर आपको सीएसएस आती है, कोर सीएसएस के कॉन्सेप्ट्स अच्छे आते हैं, ये पता है फ्लेक्स कब लगना है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो क्या होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम क्या होता है, बाय द वे उस पर वीडियो मैं अपलोड करूँगा। सही है, तो वो लोग आप देख लीजिएगा, उससे भी हेल्प हो जाएगी। फ्लेक्स और ग्रिड दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, और सैटरडे जो जो स्टूडेंट्स सैटरडे 9 to 12 क्लास के हैं उनको पता होगा कि सर बिलाल ने एक बुक भी रिकमेंड की थी, तो वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आप लोग ज़रूर पढ़ें। उसमें फ्लेक्स पे ही बात हो रही है, ग्रिड पे बात हो रही है, इन सब चीज़ों पे। ठीक है, और जब आप लोग वो कर लेंगे तो फिर आप टेलविंड सीएसएस आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो टेलविंड सीएसएस मैंने क्या बताया। बेसिकली टेलविंड सीएसएस क्या होती है कि आपका आपकी जो सीएसएस होती है, ट्रेडिशनली हम लोग जो नॉर्मल सीएसएस होती है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मल सीएसएस के अंदर हम लोग सिर्फ क्लासेस बना के उसको स्टाइल डॉट सीएसएस की अलग हम फाइल बना के उसमें क्लासेस बनाते हैं और फिर उसको यूज़ कर रहे होते हैं एचटीएमएल में। लेकिन टेलविंड के अंदर ना, टेलविंड के अंदर हमें डायरेक्टली प्री बिल्ट क्लासेस प्रोवाइड होती हैं। मतलब प्री बिल्ट का मतलब ये पहले से बनी बनाई क्लासेस होती हैं, आप जस्ट उनको यूज़ कर लो। और टेलविंड के अंदर एक और फ़ायदा ये है कि जो बूटस्ट्रैप के अंदर नहीं है, कि हाईली कस्टमाइजेबल है ये। अगर आप लोग को बूटस्ट्रैप नहीं पता तो कोई बात नहीं, जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता होगा कि बूटस्ट्रैप के अंदर भी इसी तरीके की चीज़ होती है कि आपको प्री बिल्ट क्लासेस मिलती हैं, लेकिन वो कस्टमाइजेबल नहीं होती। अब ये कस्टमाइजेबल का मतलब क्या है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। कि टेलविंड के अंदर ना आपको एक और फ़ायदा ये मिल रहा होता है कि आपकी जो क्लासेस होती हैं वो कस्टमाइजेबल भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मैं आगे चल के इसका बताऊंगा कि ये कैसे कस्टमाइजेबल होती हैं। अभी हम चलते हैं। और कोई भी फ्रेमवर्क को जब आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो या सीख रहे होते हो, पहली बार सीखते हो, तो सबसे बेस्ट सोर्स जो उसकी सीखने की होती है वो क्या होती है, वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी डॉक्स होती है। सही है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और अपने क्रोम के अंदर मैं लिखूँगा टेलविंड डॉक्स। सही है, टेलविंड डॉक्स। तो टेलविंड की मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। सही है, यहाँ पे मेरी सारी डॉक्यूमेंटेशन आ गई। ऑफिशियल वेबसाइट है टेलविंड की, आप लोग यहाँ से इसको
ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, जब भी हम कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं सबसे पहले उसकी इंस्टॉलेशन है, उसको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का लिंक आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे ये पूरे स्टेप्स बता रहे हैं मुझे कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड विद टेलविंड सीएसएस, यहाँ पे टेलविंड सीएलआई। तो ये कमांड लाइन इसका इंटरफेस होता है, इसको बोल रहा है इसको इंस्टॉल कर लें। लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे नेक्स्ट.जेएस के अंदर, और उसके अंदर ना डायरेक्टली हमें टेलविंड का ऑप्शन बिल्ट इन हमें नेक्स्ट.जेएस दे रहा है, तो हमारा काम आसान हो गया, हमें इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा अपने फ़ोल्डर के अंदर जहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, सही है, जहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ टेलविंड। अच्छा, एक बात और, मैं यहाँ पे एक इस ट्यूटोरियल का नाम मैंने जैसे बताया कि एक सिंपल सी वेबसाइट भी बनाऊंगा, तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम डायरेक्टली क्या रख रहा हूँ, टेलविंड डैश वेबसाइट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक यहाँ पे फ़ोल्डर बना लिया है, इसके अंदर आएँगे हम लोग और यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग CMD एड्रेस बार में CMD लिखेंगे। ठीक है, CMD ओपन कर लिया मैंने, एड्रेस बार में यहाँ पे CMD लिखा था, कोड स्पेस डॉट, और यहाँ पे मैं अपना VS कोड ओपन कर लूँगा। ठीक हो गया, तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी सबको। ये मेरा ओपन हो गया, इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा ओपन हो गया। क्या ओपन हो गया, हमारा VS कोड ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं आऊँगा और 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और जल्दी से मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है, npx create डैश नेक्स्ट.जेएस के अंदर हम लोग बनाएंगे अपना प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट की ऐप है ये, कौन सा वर्जन, 14.2.17। ठीक है, मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसको गिटहब पे डालना होगा, बहुत सारे लोगों को कोड चाहिए होता है, तो इसलिए मैं इसको 14 वर्जन इस्तेमाल करूँगा, स्पेस डॉट। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही किया, तो अब यहाँ पे कुछ कमांड्स आएंगी हमारे पास। हम लोग बोलेंगे कि ये पूछ रहे हैं कि टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, यस, ESLint, यस, टेलविंड सीएसएस। अब देखें यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको टेलविंड सीएसएस यूज़ करनी है, तो ऑब्वियसली टेलविंड सीएसएस हमें यूज़ करनी है, हमें इंस्टॉल करनी, हम चाहते हैं कि अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे नो करके भी चला दिया इसको, तो आप लोग यहाँ से आके ये स्टेप्स फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे ये दे रहा है तो आप इसको यस कर देना। तो यस यस हम लोग करेंगे इसको। तो इस तरीके से एरो कीज से आप लोग यहाँ पे स्विच कर सकते हो। यस यस, SRC की डायरेक्टरी मैं हमेशा बनाता हूँ, ऐप राउटर और बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो ये मेरे ऑप्शन से आप लोग देख सकते हैं कि आखिरी वाला ऑप्शन मैंने नो किया है, बाकी सारे यस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अभी जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है हम ये देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे टेलविंड CLI है, तो इसको मैं स्किप करूँगा, हम चलते हैं फ्रेमवर्क गाइड्स में। सही है, ये टैब एक है, तो ये फ्रेमवर्क गाइड्स का एक टैब है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे फ्रेमवर्क्स वो आ गए जो ये टेलविंड सपोर्ट करता है। यानी नेक्स्ट.जेएस के अंदर भी है, लारावेल के अंदर भी है, सॉलिड.जेएस, एंगुलर, इनमें से बहुत सारे में नहीं भी देखे होंगे, नहीं देखे तो परेशानी की बात नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट.जेएस, तो हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट.जेएस आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और अब आप लोग देखो यहाँ पे इसका स्टेप बता दिए। इससे पहले स्टेप क्या बताया, क्रिएट योर प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना, तो इस कमांड से हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कमांड भी है कुछ टाइप स्क्रिप्ट और ESLint की। इसका मतलब ये सिंपल कि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट और ESLint भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इतनी कमांड भी चलाएंगे तो भी काम हो जाएगा हमारा। हम लोग इतनी ही चलाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना है। दूसरा क्या स्टेप है, टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करना है। तो ये हम इस तरीके से npm के थ्रू टेलविंड को इंस्टॉल कर सकते हैं इस कमांड से, लेकिन हमें नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसे हमने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे इस कमांड से हमें बता दिया कि भाई टेलविंड सीएसएस हमें चाहिए। तो ये नेक्स्ट.जेएस पहले से बिल्ट इन फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आपको टेलविंड चाहिए या नहीं चाहिए। जब हमने यहाँ पे येस कर दिया, तो अब हमें ये वाले स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ आप लोगों को। फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये बोल रहा है कि tailwind.config.js। अब हमारे पास तो JS की फाइल नहीं होगी, हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होगी, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ एक्सटेंशन में क्या आ रहा होगा, tailwind.config.ts। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर मैं आऊँ, tailwind.config.ts, ये देख सकते हैं आप लोग, रूट में ही पड़ी हुई है मेरे पास ये फाइल। इसको ओपन करूँगा मैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो चीज़ आई है वही चीज़ यहाँ पे भी है। कंटेंट के अंदर ऐप, पेजेस, कंपोनेंट्स और इस तरीके से JSTS, ये सारे एक्सटेंशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली अगर हम लोग नो पे वहाँ पे क्लिक करते हैं ना, जो हमारी कमांड आई थी, अगर हम लोग टर्मिनल में नो पे सिलेक्ट करते हैं तो ये चीज़ें नहीं होती। तो अगर हमने येस किया कि हमें टेलविंड चाहिए, तो नेक्स्ट.जेएस ने ऑटोमेटिकली ये चीज़ यहाँ पे ला के रख दी।
ठीक है। अगर आप नो पे क्लिक करो और बाद में आपको रियलाइज़ हो कि भाई मुझे तो टेलविंड भी चाहिए थी, तो आप लोग इसको यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैनुअली भी आप लोग यहाँ से इसको आके यूँ करके कॉपी पेस्ट कर दोगे, सही है। अब मैंने यहाँ पे एसआरसी का फ़ोल्डर डाला था, तो आप लोग देख सकते हो एसआरसी का फ़ोल्डर मेरे पास आ रहा है। यही बोल रहा है और इफ यूजिंग एसआरसी डायरेक्टली, तो इस तरीके से हमारे पास कोड आएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप हमारा हुआ हुआ है। फिर ये बोल रहा है कि ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर ये 3 चीज़ें आ रही होंगी, तो ये 3 चीज़ें हमारी ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर होंगी। लेट्स वेरीफाई कैसा है या नहीं है। तो ग्लोबल डॉट सी एस 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 आर सी ऐप के अंदर होता है, ये रहा ग्लोबल डॉट सी एस एस पे आऊँगा और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीनों चीज़ें डायरेक्टिव्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है। और ये फिर बोल रहा है कि प्रोजेक्ट को रन कर लो, तो मतलब ये सारी चीज़ें हुई हुई हमारी ऑलरेडी, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हुई हुई है? क्योंकि हमने प्रोजेक्ट को रन करते हुए ही बता दिया उसको कि भाई तुम नेक्स्ट जेएस जो इंस्टॉल कर रहे हो प्रोजेक्ट को, उसमें टेलविंड भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो उससे सारी टेलविंड की चीज़ें लाके रख दी, ठीक हो गया। तो ये इतना आसान तरीका होता है टेलविंड को इंस्टॉल करना, सही है। अब जब आपने टेलविंड को इंस्टॉल कर लिया तो डायरेक्टली बस आप इसको क्या कर सकते हो, क्लासेस लगाओ और यूज़ करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे npm run dev लिखूंगा और ये मुझे एक लोकल होस्ट का सर्वर देगा। कंट्रोल कंट्रोल दबा के लोकल होस्ट पे क्लिक करना है, ये मेरे पास खुल जाएगा इस तरीके से। बाय द वे आज जो हम वेबसाइट बनाएंगे वो इसका एक हीरो सेक्शन बनाएंगे, पूरी वेबसाइट तो मैं नहीं बनाना बताऊंगा। तो इसमें डिज़ाइन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपका टास्क ये होगा, अगर आप लोग के पास टाइम है, असाइनमेंट्स हो गए हैं, तो आप लोग एज अ प्रैक्टिस टेलविंड की प्रैक्टिस के लिए ये पूरी वेबसाइट बना सकते हो, सही है। मैं फिग्मा का ये लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये नहीं है, ये मैंने फिग्मा पूरा अपना खुद से नहीं बनाया, ये बने बने आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। इतना टाइम तो अब सबके पास नहीं होता ना कि पहले वो फिग्मा क्रिएट करें फिर उसको डेवलप करें। तो ये बहुत सारे टेम्पलेट्स आप लोग सर्च करोगे, फिग्मा टेम्पलेट्स आ जाएंगे आप लोग के पास, ठीक है। तो ये मैंने नेट से निकाला है, ये मैंने खुद नहीं बनाया, सही है। अच्छा जी, तो ये हमारी वेबसाइट हाँ इस तरीके से आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, वही कदीम ज़माना जो मैं करता आया हूँ हमेशा से, कि अपने page.tsx में जाऊँगा, सही है। और यहाँ पे जितना भी हमारा जो बेकार कोड है, ये मैं इसको मैं बेकार समझता हूँ, सही है। इसको मैं हटा दूंगा, ये सारे कोड को मैं हटा दूंगा, ये कोड मैंने हटा दिया। अच्छा, अब आप लोग देखो, नोटिस करो कि ये जो कोड था हमारा ओरिजिनली, इसका मैंने पेरेंट नहीं हटाया, पेरेंट डिफ नहीं हटाया। ये जो कोड है आप लोग नोटिस करो, यहाँ पे कुछ क्लासेस पहले से लगी हुई हैं। तो मैं जो कह रहा था कि हमें क्लासेस लगाने की जरूरत, मतलब क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली हमें टेलविंड खुद प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? ग्रिड की क्लास दे दी, मतलब इसका डिस्प्ले ग्रिड है। ग्रिड रोज की क्लास दे दी कि अब ये रोज बता रहे हैं कि 3 रोज होंगी 20 पिक्सल की, 1 एफआर की 20 पिक्सल की। फिर आइटम्स डैश सेंटर, ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है कि आइटम्स को सेंटर कर देना। फिर जस्टिफाई आइटम सेंटर, ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये आइटम्स को सेंटर कर देता है एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है। फिर ये मेन एच स्क्रीन की प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, सॉरी क्लास, ये मेन एच स्क्रीन की क्लास है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्लासेस हमने खुद बनाई नहीं है, ये हमने जस्ट यूज़ की हैं, सही है। अब मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, अभी मैं इस कोड को हटा देता हूँ। ये सारी की सारी क्लासेस हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेलविंड, और हमने जस्ट इसको यूज़ कर लेना है। तो हम यहाँ पे फ्रेगमेंट लगाएंगे एक अपना, और यहाँ पे मैं एक डिव लगाऊंगा और उसके अंदर मैं लिख दूंगा हेलो, ठीक है। तो अब आप लोग देखना, यहाँ पे मेरे पास हेलो आ जाएगा इस तरीके से। अब H1, अच्छा एक और चीज़, अब हाँ, टेलविंड क्या करता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है ना हमारी, वो H1 आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने H1 लिखा है, सही है। लेकिन H1 लिखने के बाद भी ना मेरे पास ये हेडिंग के फॉर्मेट में नहीं आया, सही है। ये एज अ पैराग्राफ, ये इसका जो टेक्स्ट है वो स्मॉल है, क्योंकि H1 की हेडिंग तो बड़ी होनी चाहिए ना आप लोग के हिसाब से, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइल्स की लगी हुई है, वो ओवरराइड कर रही हैं। यहाँ पे ग्लोबल डॉट सी एस एस में कुछ ऐसी चीज़ें लगी होंगी, या फिर टेलविंड की अपनी ये होती है कि वो ओवरराइड कर देता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब मैं दिखाता हूँ एक चीज़ आपको, कि यहाँ पे H1 लिखा है मैंने ना, सिंपल H1, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास नेम, और यहाँ पे एक टेलविंड की क्लास होती है। कौन सी क्लास होती है? टेक्स्ट डैश, और यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे अब हम लोग उसका फॉन्ट साइज डायरेक्ट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ 32px। तो अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ये बड़ा हो गया, इसका फॉन्ट साइज बिग हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। अब यहाँ पे जितने भी आप लोग करोगे ना, वो हो जाएगा 12 पिक्सल। तो इतना आसान है। आप लोगों को कोई स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पे ग्लोबल डॉट सी एस एस में जाके इसको क्लास दो, फिर इसको फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी दो, नहीं, डायरेक्ट हमने एक टेलविंड की क्या यूज़ की, क्लास यूज़ की, और हमने उसको जो भी हम लोग कर रहे थे काम, वो हमारा हो गया, सही है। तो अभी हमने 12 पिक्सल दिया, तो आप लोग देखो कितना स्मॉल हो गया, कितना छोटा हो गया है, ठीक है। तो सिंपली ये होता है कि ये क्लास को हमने कहीं डिफाइन नहीं किया कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ है। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ ना, कुछ इस तरीके से होगा ये। अब ये देखें, ये क्लास कौन सी है? टेक्स्ट डैश 12 पिक्सल। तो अगर मैं अपने ग्लोबल डॉट सी एस एस में आऊँ और ये क्लास बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से,
तो पहली बात तो ये मुझे बनाने नहीं देगा, सही है, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। तो इसको फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि एक स्क्वायर ब्रैकेट्स आप नहीं लगा सकते कस्टम क्लासेस में, तो मैंने अभी इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा दिया। तो बिहाइंड द सीन्स कुछ स्टेज के पीछे कुछ ऐसी चीज़ हो रही होगी, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 12 पिक्सल, ठीक है। तो हो ये रहा है कि टेलविंड सीएसएस ने ना कहीं ये क्लास बना के रखी हुई है, इस तरीके से ये वाली क्लास बना के रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जस्ट हमें क्या किया, हमने इसको यहाँ से यूज़ कर लेना है, सही है, यहाँ से हमने इसको यूज़ कर लेना है। हमने ये क्लास बनाई नहीं। अगर हम लोग इसको ट्रेडिशनल पुराने सीएसएस वाले तरीके से करते तो कैसे करते, हम पहले इस तरीके से यहाँ ग्लोबल डॉट सी एस एस में आते, इस तरीके से हम लोग अपनी क्लास को लिखते, उस क्लास की प्रॉपर्टीज लिखते, फॉन्ट साइज ये है, फॉन्ट फैमिली है, सही है, जो भी हमें चीज़ें डालनी होती है वो लिखते हैं, और फिर हम यहाँ पे वो क्लास यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने ये क्लास नहीं लिखी, ठीक है, हमने डायरेक्टली अपने HTML के अंदर क्या किया, क्लास नेम दिया, सही है, क्लास नेम का एट्रीब्यूट दिया HTML के अंदर, और डायरेक्टली हमने क्लास लिख दी, बस हो गया हमारा काम। तो इतना ईजी है हमारा टेलविंड। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि भाई तुम्हें ये पता कैसे चला, ये क्लास नेम टेलविंड तो सही है, टेलविंड ने बना के रखे हुए हैं, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि ये इस नेम क्या है, मतलब इसका क्या नाम है। अब अगर मैं फ्लेक्स की बात करूँ तो आपको पूछोगे फ्लेक्स कैसे अप्लाई करूँ, तो उसका क्लास नेम क्या होगा। तो भाई अभी मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना हमारी सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है, सही है। तो डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग को जाएँ और यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे ना आप लोग, जैसे मैंने इंस्टॉल टेलविंड किया था तो टेलविंड की इंस्टॉलेशन आ गई थी, सही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉन्ट साइज इन टेलविंड, सही है। तो ये आ गया फॉन्ट साइज इन टेलविंड, और यहाँ पे सबसे पहले ही लिंक हमें दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सही है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या बता रहे हैं, अगर हम लोग ये वाली क्लास इस्तेमाल करेंगे, कौन सी क्लास इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट डैश एक्सेस, तो इसमें क्या होगा, फॉन्ट साइज 0.75 रैम होगा। बाय द वे रैम जो होता है ये हमारा यूनिट होता है, और ये 12 पिक्सल के बराबर होता है, और एक रैम हमारे पास सॉरी 0.75 कुछ हो रहा है, 1 रैम जो होता है ना हमारे पास कितने किसके बराबर होता है, 16 पिक्सल के बराबर होता है, ठीक है। 2 रैम हमारे पास 32 पिक्सल। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रैम लिख रहा हूँ ना, या फॉन्ट साइज के अंदर 1 रैम लिख रहा हूँ ना, तो उसका मतलब ये कि 16 पिक्सल हमारा साइज होगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ प्री बिल्ट क्लासेस हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि टेक्स्ट डैश एस एम है, ये इतने रैम का है, टेक्स्ट डैश बेस है, ये इतने रैम का है, एक्सेल है, LG है, ये सारे। लेकिन आप लोग बोलोगे इसके अलावा अगर हमें कुछ करना है, अपना कस्टमाइज करना है, तो यही तो टेलविंड की सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जब मैं सीख रहा था ये टेलविंड CSS, तो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप यहाँ पे अपनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज दे सकते हो। आर्बिट्रेरी वैल्यूज का मतलब यहाँ पे, अच्छा आप इसको यूं करके स्क्रॉल जब करोगे ना, तो आप लोग देखो यहाँ पे ये चेंज हो रहे हैं टॉपिक्स हैं इसके अंदर, सही है। तो आर्बिट्रेरी वैल्यूज का मतलब ये कि आप अपनी मर्जी से आपने देखा कि भाई मुझे 30 पिक्सल चाहिए, सही है। अब आप यहाँ पे ढूंढो 30 पिक्सल कहाँ है, कहीं है 30 पिक्सल तो नहीं मिला आपको, सही है। 9 XL 8 XL 7 XL ये सब है, लेकिन हमें तो 30 पिक्सल चाहिए। अब देखें 30 पिक्सल यहाँ पे, अच्छा मिल गया। फॉर एग्जाम्पल हमें 29 चाहिए, 29 पिक्सल चाहिए, ये तो 29 पिक्सल आप ढूंढो नहीं मिला। उसकी सबसे अच्छी बात ही यही है टेलविंड की, कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसके हर कंपोनेंट के अंदर एक सेक्शन होता है आर्बिट्रेरी वैल्यूज, सही है। तो इस पर क्लिक करूंगा, और अब आप यहाँ पे देखो, अब इसने क्या बता दिया कि अगर इफ यू नीड टू यूज अ वन ऑफ फॉन्ट साइज वैल्यू दैट डजंट मेक सेंस टू इंक्लूड इन योर थीम, आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से क्लास का नाम दिया, और जहाँ पे उसकी वैल्यू देते हैं ना हम लोग, वहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे, और अंदर 14 पिक्सल या जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो, जो भी वैल्यू आपको देनी है लगा सकते हो, कस्टम वैल्यू आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया था टेक्स्ट 32 पिक्सल, ये कस्टम दिया था, सही है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ टेक्स्ट डैश 2 XL ये वाला, सही है, अगर मैं ये यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो क्या मतलब होगा 32, तो इसके बराबर ही होगा। चलिए टेक्स्ट डैश, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ टेक्स्ट डैश 3 XL, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा 36 पिक्सल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको आऊँ यहाँ पे कॉपी करूँ, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया Ctrl+C, और यहाँ पे आके मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूँ, तो अब आप लोग देखोगे कि मेरा फॉन्ट थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, सही है। अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो देखें ये मेरा फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, कितना हो जाना चाहिए 36 पिक्सल, ये 36 पिक्सल होगा, सही है। अगर मैं यहाँ से इसको करूँ 36 पिक्सल आर्बिट्रेरी वैल्यू दूँ, तो आप लोग देखोगे कोई चेंज नहीं होगा, ये उतना ही होगा। अच्छा ये थोड़ा सा चेंज हो गया, आप देखते हैं क्या वजह है। अगर मैं इसको 3 XL दूँ तो इसका कितना आ रहा है, थोड़ा सा छोटा हो रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये 3 XL का मतलब क्या है। 3 XL का मतलब ये है कि ये 30 पिक्सल है, अच्छा 30 पिक्सल ले रहा है ये, सही है।
सही है, ठीक है। हाँ, तो 3 एक्सएल 30 पिक्सल ही लेगा ना, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था। देखें, यहाँ पे एक लाइन हाइट अलग चीज़ है और फॉन्ट साइज अलग चीज़ है। यहाँ पे 30 पिक्सल ही लिखा हुआ है। 3 एक्सएल का मतलब 30 पिक्सल ही है। मैं लाइन हाइट को देख रहा था, या मैं इस चीज़ को रीड कर रहा था और मैंने ये नहीं देखा था कि लाइन हाइट है। लाइन हाइट का मतलब ये होता है कि दो, अगर दो लाइन्स आपके पास है तो उनके बीच में कितना स्पेस होगा, ये मतलब होता है। तो हम तो फॉन्ट साइज लगा रहे हैं ना, अभी हम तो फॉन्ट साइज की बात कर रहे हैं, तो फॉन्ट साइज कितना है, 30 पिक्सल। तो सही है, तो हमारा यहाँ पे 30 पिक्सल ही आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको 30 दूँ, डैश टेक्स्ट डैश 30 पिक्सल, तो आप लोग देखोगे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे ये 30 ही रहेगा, सही है। तो ये था हमारा टेलविन का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन। अब अगर बात कर लें हम लोग, अच्छा, ये जो चीज़ मैंने बताई है आप लोगों को कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यू, तो ये कस्टमाइज़ेबल की जो मैं बात कर रहा था ना कि बूटस्ट्रैप में कस्टमाइज़ेबल नहीं होता और टेलविन में होता है, तो यही चीज़ कस्टमाइज़ेबल होती है। मतलब ये कि आप कोई भी क्लास अगर ले वो उसके उसके साथ आप अपनी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पैडिंग लगानी है, पैडिंग के लिए क्या होता है, पी डैश 5, सही है। तो इसका मतलब ये कि ये 5 रैम ले लेगा पैडिंग। अच्छा, पैडिंग के लिए हम क्या करते हैं, पी डैश 5 कर होता है। पैडिंग का आपको देखना है पैडिंग की क्लास कौन सी है, तो आप यहाँ पे आओ और सर्च कर लो भाई पैडिंग, ठीक है। पैडिंग, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा, पी डैश 0, ये सब बता दिया इसने। पी डैश 0 मतलब पैडिंग 0, पी एक्स डैश 0 मतलब पैडिंग लेफ्ट राइट 0, पी वाई मतलब टॉप और बॉटम से 0, पी एस मतलब स्टार्ट से 0 और एंड से 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पे क्लासेस दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। इसको मैं इसको नीचे अगर ले आऊँ सबसे नीचे, तो यहाँ पे हम 96 तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 96 तक क्लासेस होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप यूज़ कर देख सकते हो, इसको इनको यूज़ कर सकते हो। वरना अगर आपको कोई अपने कस्टम पैडिंग चाहिए तो यहाँ पे भी आर्बिट्रेरी वैल्यू का ऑप्शन है। आप जाओ यहाँ पे देखो कि कैसे आर्बिट्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, पी डैश 5 पिक्सल इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने पी डैश 5 अगर लिखा है, तो आप लोग देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं आऊँ अपने इंस्पेक्ट में और यहाँ पे मैं चेक करूँ कि पी डैश 5 से कितनी पैडिंग आ रही है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी पैडिंग आ रही है। पी डैश 5 से 1.25 रैम आ रही है, सही है। 5 रैम नहीं आ रही, 1.25 रैम आ रही है, 1.25 रैम। और एक रैम मैंने क्या बताया था किसके बराबर होता है, 16 पिक्सल के। तो ये कुछ हो जाएगा मेरे ख्याल से 20 पिक्सल की हमारे पास पैडिंग आ रही होगी। इसको अगर मैं 20 पिक्सल करूँ, सही है, तो ये 20 पिक्सल की पैडिंग आ रही है यहाँ पे, सही है। तो अगर हम लोग कस्टम देना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल की है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आर्बिट्रेरी के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और 10 पिक्सल लिख देंगे, जस्ट ये करेंगे और हमारे पास ये काम हो जाएगा। तो ये अब ये 10 पिक्सल की पैडिंग हो गई, सही है। तो ये है हमारा फ़ायदा कि बूटस्ट्रैप के अंदर, जिन लोगों को बूटस्ट्रैप का पता है तो वो जानते होंगे कि इस तरीके से हम लोग कस्टमाइज़ नहीं कर सकते बूटस्ट्रैप के अंदर। जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों को ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, हाँ चाहें तो पढ़ सकते हैं, सही है। बूटस्ट्रैप भी एक अच्छी बहुत अच्छा टूल है, वो अच्छा फ्रेमवर्क है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें कुछ बने बनाए कंपोनेंट्स भी होते हैं, उसको यूज़ कर सकते हो, सही है। लेकिन अभी उनके टेलविन की बात हो रही है, तो टेलविन में हम लोग, टेलविन का एडवांटेज क्या है कि इसमें हम कस्टमाइजेबल क्लासेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से वैल्यूज़ इसमें डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा जो मैंने कहा था कि हम लोग वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट क्या बनाएंगे, बस एक उसका छोटा सा सेक्शन बनाएंगे, एक ही पहला सेक्शन बना लेंगे, सही है, और हेडर बना लेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग अब, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपना सारा का सारा कोड यहाँ से रिमूव करूँगा। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपने डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन को देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास एक हेडर है, सही है, एक हेडर में बनवाऊँगा और दूसरा हमारे पास जो हीरो सेक्शन है वो बनवाऊँगा, ठीक हो गया। तो ये क्रिएट करवाऊँगा मैं, सही है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे ड्रॉप डाउन हो गया, ये ड्रॉप डाउन होता है हमारे पास, आप लोग देख सकते हो। ये ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे नीचे का एरो आ रहा है, मतलब इस पर आप क्लिक करोगे ना, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो ये चीज़ें मैं अभी नहीं लगवाऊंगा, सिर्फ इसका डिज़ाइन बनवाऊंगा। दूसरा ये स्लाइडर है, तो ये स्लाइडर भी फंक्शनल होना चाहिए। तो आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ तरीके से, आप मर्जी आप लोग को करना है नहीं करना। तो अगर आप लोग कर लोगे तो प्रैक्टिस होगी कि ये स्लाइडर खुद से इम्प्लीमेंट करें और ये ड्रॉप डाउन खुद से इम्प्लीमेंट करेगा। तो अभी तो खैर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे एक हेडर है मेरे पास, सही है। तो सबसे पहले हम हेडर बना लेते हैं। अब हेडर जो है ना हमारे पास, ये देखें आप लोग, हेडर, अच्छा, जो फिग्मा की बात अगर हम करें तो फिग्मा तो चलाना आप लोगों को अब आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आ रहा फिग्मा चलाना, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल पे इस पे स्पेशली अलग से वीडियो तो नहीं बनाई है, लेकिन मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट करवाया था जिसके पार्ट 1 के अंदर मैंने फिग्मा चलाना सिखाया था, सही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आएँ और, सॉरी यहाँ पे नहीं है, अगर मैं प्लेलिस्ट की बात करूँ, Don't skip the opportunity. प्लेलिस्ट को ओपन करूँ और यहाँ पे मेरे पास ये है, ये वाली जो
सीरीज है मेरी डेवलप एनी वेबसाइट इन नेक्स्ट जेएस पार्ट 1। तो इस पार्ट 1 के अंदर ना मैंने फिग्मा चलाना भी सिखाया है। सही है, उसमें सारी कीज़ बताएंगे कि कैसे आप लोग यहाँ पे मूव कर सकते हो। सही है, अब जैसे मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, सही है, तो आप लोग तरीके से मूव कर सकते हो। तो ये मैं दो 2 फिंगर्स को संभाल करते हुए इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ और लेफ्ट राइट कर रहा हूँ। दूसरा ये कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हैंड टूल। इस हैंड टूल को हम लोग इस हैंड टूल की मदद से हम लोग इधर उधर मूव कर सकते हैं, नीचे ऊपर कर सकते हैं। सही है, तो ये हैंड टूल बहुत काम की चीज़ है, इससे मूव कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वापस से मैं मूव्स वाले टूल पे आता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देखो कि हेडर है हेडर की बात कर लेते हैं। तो हेडर जो है ना हमारे पास, उसके अंदर 3 मेन चीज़ है। कौन सी 3 मेन चीज़ है? पहला लोगो है, दूसरा हमारे पास ये क्या कहते हैं, हमारे जो पेजेस हैं वो हैं, ठीक है, और तीसरा हमारे पास लॉगिन और साइन अप के बटन्स हैं। ठीक है, तो 3 मेन कंटेनर्स के अंदर डिवाइड होगा। मैं सबसे पहले हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आपके पास एक डिज़ाइन है ना, तो उस डिज़ाइन को ऐसे ही स्टार्ट नहीं करो, पहले समझ लो थोड़ा सा कि स्ट्रक्चर क्या होगा। सही है, तो पहले सबसे पहले हमें एक लोगो बनाना होगा, लोगो का डिव होगा, फिर एक और डिव होगा जिसके अंदर 3 ऑप्शंस होंगे। मतलब ऑप्शन से मतलब यही कि वो नेव बार होगा। सही है, उसमें हमारे पास तीनों पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, मतलब लिंक्स होंगे। सही है, 3 लिंक्स होंगे। और जो तीसरा डिव होगा हमारा, उसके अंदर 2 बटन्स होंगे। तो तीसरे डिव के अंदर 2 बटन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और हेडर के लिए मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ खाली, H2, और यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। हेडर हमें पता है कि हम लोग हेडर कहाँ बनाते हैं। हेडर हम लोग अपने कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर बनाते हैं। तो मैं ऐप के अंदर जाऊँगा और न्यू फोल्डर बनाऊँगा और कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऐप पे अच्छा ऐप पे राइट क्लिक करना है। सही है, एसआरसी पे नहीं कीजिएगा, ऐप पे ही कीजिएगा, ताकि ऐप के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स बन जाए। कंपोनेंट्स का फोल्डर बना दिया मैंने, और इसके अंदर मैं एक राइट क्लिक करूँगा कंपोनेंट्स के फोल्डर के ऊपर। कंपोनेंट्स के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक और न्यू फाइल। सही है, और फाइल का नाम हम लोग रख देंगे हेडर डॉट टी एस एक्स। ये आ गया हमारा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि सिंपल अपना कोड मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, रिटर्न वाला कोड पेज डॉट टी एस एक्स से, और हेडर के अंदर यहाँ से ही स्विचिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और अब हम लोग अपना हेडर क्रिएट कर सकते हैं। तो हेडर के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडर, अच्छा हेडर को हमें क्या कराना होगा, इंक्लूड भी कराना होगा। तो इंक्लूड कहाँ होगा ये हेडर, लेआउट डॉट टी एस एक्स पे। हमें पता है कि लेआउट डॉट टी एस एक्स का जो कोड होता है वो हर पेज के ऊपर जा रहा होता है। तो अगर मैं लेआउट डॉट टी एस एक्स के ऊपर आऊँ, सही है, और यहाँ पे नीचे आऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास बॉडी है, बॉडी के अंदर चिल्ड्रेन है। अब ये जो चिल्ड्रेन है ना, ये चिल्ड्रेन का मतलब ये कि आपके जितने जो पेज डॉट टी एस एक्स का कोड है, जो पेज डॉट टी एस एक्स का कोड है आपका, जो होम पेज का कोड है, या जितने भी पेजेस आप लोग बनाओगे, वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे। सही है, तो सबसे पहले होता क्या है कि जब भी आप वेबसाइट को रन करते हो, तो सबसे पहले ये वाली फाइल चलती है लेआउट डॉट टी एस एक्स की, और उसमें ना ये चीज़ रेंडर होती है, HTML आता है, बॉडी आती है, फिर चिल्ड्रेन आता है। चिल्ड्रेन के अंदर हमारे पास पेज डॉट टी एस एक्स का कोड आ जाता है। तो हम लोग हेडर अपना कहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे हेडर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने हेडर को इंपोर्ट कर लिया, लेकिन इंपोर्ट नहीं किया अभी, डायरेक्ट इसको हमने यूज़ किया है। तो इंपोर्ट तो हमने किया ही नहीं, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको ऊपर। सही है, तो लेआउट डॉट टी एस एक्स के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट हेडर। सही है, और इसने मुझे सजेशन दे दिया, तो उसको हम लोग टैप कर देंगे। तो डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट्स, यानी कि कॉम्पोनेंट्स के फोल्डर के अंदर जाओ भाई, और वहाँ से हेडर की फाइल उठा के ले आओ। ये आ गया हेडर। अब मैं अगर नीचे आऊँ तो आप लोग देख सकते होगे यहाँ पे हेडर में मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा है। से डायरेक्ट हेडर मेरा आ गया। अब मैं इसको बंद कर दूंगा और हेडर के अंदर आऊँगा, और हेडर के अंदर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ अगर हेलो, तो आप लोग देख सकते हो, बल्कि हेलो नहीं, हेडर लिखता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास, अच्छा मैंने वो फाइल ही रन नहीं की अभी तक। चलिए फाइल को रन कर लेते हैं पहले, npm run def। अच्छा बेसिकली फाइल रन हुई भी है, लेकिन हमने शायद बंद कर दिया उसको। तो इसको मैं अब क्या करूँगा, इसको कैंसिल करना है मुझे, कंट्रोल सी, टर्मिनेट कर दूंगा इसको, और टर्मिनल क्लियर। अब मैं वापस से रन कर रहा हूँ npm run def। ठीक है, और मेरा सर्वर वापस से एक बार रन होगा। हमने क्या किया कि जो सर्वर ऑलरेडी चल रहा था उसको कंट्रोल सी दबा के पॉज किया, यस वाई पे क्लिक, मतलब वाई एंटर किया, और हमारा सर्वर स्टॉप हो गया पुराना वाला। अब नया सर्वर हमने रन किया है। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं कि कैसा हमारा दिख रहा है व्यू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हेडर ऊपर आ गया है हमारा, और हेलो आ गया है। तो हेडर के अंदर हम लोग हेडर की चीज़ें बनाना अब स्टार्ट करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग हेडर पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक डिव बनाएंगे हेडर का एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि हम लोग हेडर बना रहे हैं। ठीक है, तो सिमेंटिक HTML यूज़ करेंगे, और ये मैंने एक हेडर का एलिमेंट ले लिया। और अब हम लोग अपने डिज़ाइन को अगर ओपन करें, तो
इस पूरी साइड में जब भी हमारे पास ऐसे कोई डिज़ाइन है ना, तो हम शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ देखनी होती है कि इसका जो कंटेनर है वो क्या साइज़ का चल रहा है, मतलब इसका जो आउटर कंटेनर है वो इसका क्या साइज़ है। तो अगर मैं इस इसको सेलेक्ट करूँ, ये जो पूरा मेरा हीरो सेक्शन है, तो आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी विड्थ आ रही होगी एक राइट साइड पे, सही है। राइट साइड पे इसकी विड्थ कितनी आ रही है, 1390 की, ठीक है। और अगर मैं इसके बाहर वाला जो हमारा पूरा पेज है उसको सेलेक्ट करूँ, तो अगर मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट करूँ, तो अब यहाँ पे आप लोग देखो कि इसमें राइट पे हमारी जो विड्थ आ रही है वो 1440 की आ रही है, मतलब ये 1440 की स्क्रीन पे बना हुआ है, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 1440 की स्क्रीन पे बना हुआ है, लेकिन अंदर वाला जो कंटेनर है वो हमारा कितनी स्क्रीन पे बना हुआ है, वो हमारा 1390 पे बना हुआ है। तो 1440 का ये पूरी विड्थ है, और जो अंदर वाला कंटेनर है वो 1390 पे है। तो यानी कि ये जो 50 पिक्सल है, ये जो यहाँ पे गैप आ रहा है ना, इसमें 50 पिक्सल्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो कंटेनर होगा ना, उसमें 50 की पैडिंग दे देंगे, सही है। उसकी विड्थ हम लोग फुल रखेंगे और उसकी 50 की पैडिंग दे देंगे। मतलब ये है कि वो जो कंटेनर है वो बिल्कुल यहाँ से टेक्स्ट चिपका हुआ नहीं है। आप लोग देखो, यहाँ से बिल्कुल टेक्स्ट चिपका हुआ नहीं है, यहाँ पे 50 पिक्सल्स का गैप आ रहा है। 50 मेरे कैसे पता चला कि 50 पिक्सल्स का गैप है, मैंने आउटर वाला कंटेनर देखा कि 1440 का है, और अंदर वाला जो कंटेनर है मेरा वो कितने का है, अंदर वाला मेन कंटेनर जो है, सही है, ये देखिए मेन कंटेनर है, तो वो कितने पिक्सल्स का, 1390 का। तो मैंने 1440 में से माइनस कर दिया 1390, तो मेरे पास 50 पिक्सल यहाँ पे स्पेसिंग आ गई। अब आप ये देखो कि जितने भी कंटेनर्स, जितने भी डिव है ना नीचे, जितने भी सेक्शंस हैं, यहाँ पे भी यही चल रहा है इस तरीके से, इतनी ही इसकी विड्थ होगी, सही है। तो यहाँ पे आप लोग देखो 1340 की, अभी 1340 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से भी इसकी स्पेसिंग आ रही है और यहाँ से भी स्पेसिंग आ रही है। तो यहाँ पे 50 की स्पेसिंग यहाँ पे है और 50 की स्पेसिंग यहाँ पे। ये वाला जो कंटेनर था इसमें ये एंड तक जा रहा था, ऐसे ही है, सही है, ये एंड तक जा रहा था, इसलिए यहाँ पे 1390 का था ये। तो नीचे वाला जो कंटेनर है ये वाला, यहाँ पे भी आप लोग देखो कि ये जो हमारी बाइक है, स्कूटर है, इसकी जो लाइन है, अगर आप उसको मैच करो तो आप लोग देखो ये ऊपर वाले सेक्शन से ही आ रही है। तो यहाँ पे भी स्पेसिंग है हमारे पास, और यहाँ पे भी राइट पे हमारे पास स्पेसिंग आ रही है, तो ये भी 50 पिक्सल्स की होगी। तो जितने भी हमारे कंटेनर्स चल रहे हैं वो हमारे कितने के चल रहे हैं, 1340 के, सही है। 50 की स्पेसिंग लेफ्ट से है और 50 की स्पेसिंग राइट से है। अब अगर मैं हीरो सेक्शन की बात करूँ, तो इसमें तो ये दिखा रहा है कि ये एंड तक जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये यहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक, जहाँ यहाँ तक इसकी बाइक है। और ये जो बैकग्राउंड पे हमारा इमेज चल रहा है, ये वाला जो बैकग्राउंड हमारा चल रहा है, ये गोल सा, इसको हम लोग फिर एंड तक ले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने हेडर को क्या दे देंगे, विड्थ दे देंगे, सही है, और पैडिंग दे देंगे हम लोग पिक्सल्स, कितने पिक्सल्स की देंगे, 50 पिक्सल्स की, सही है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, डिव लिखूंगा, और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे दूंगा, और क्लास में मैं W' लिखूंगा। अब ये W' क्या करता है, इसका मतलब ये है कि ये टेलविंड की एक क्लास है, और इसमें हम लोग इसको क्या बता रहे हैं कि भाई जो विड्थ होगी आपकी वो पूरी स्क्रीन की विड्थ होगी, W'। और यहाँ पे मैं इसको पैडिंग दे दूंगा P x 50 पिक्सल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको बता दिया कि एक्स एक्सेस से 50 पिक्सल्स की पैडिंग आ जाएगी। मतलब ये कि लेफ्ट साइड से भी 50 पिक्सल्स की पैडिंग, यहाँ से भी 50 पिक्सल्स की पैडिंग, और राइट साइड से भी 50 पिक्सल्स की पैडिंग, सही है। तो ये हमने इसको पैडिंग दे दी। अब हम इसके अंदर आएंगे, और अब हमें 3 मेन डिव्स बनाने हैं, सही है। पहला जो मेन डिव होगा हमारा वो कौन सा होगा, वो हमारे लोगो का होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि अपने इस लोगो को सेलेक्ट करूँगा, और इसको मैं एज अ इमेज एक्सपोर्ट कर लूँगा। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। और मेक श्योर करें कि ये आपका पूरा पूरा लोगो सेलेक्ट हो, सिर्फ इसका एक कोई कंपोनेंट सेलेक्ट नहीं हो। जैसे मैंने एक कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया, नहीं, पूरा का पूरा लोगो हमें उठाना है, तो पूरा लोगो सेलेक्ट करना होगा आपको। तो मैं कहीं पे भी डबल क्लिक करूँगा इस लोगो में, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, राइट पे आऊँगा और इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा नीचे, और एक्सपोर्ट एस पी एन जी। प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसा प्रीव्यू है। ये हमारा लोगो आ गया, इसको एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट जैसे ही मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये मैं इसको अभी डाउनलोड्स में रख देता हूँ अपने, और डाउनलोड्स में मैं इसको नाम देता हूँ लोगो, ठीक है। तो ये मेरा डाउनलोड्स में आ गया, और डाउनलोड्स में मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, और अपने वेबसाइट के पब्लिक के फोल्डर में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो हमारी जो वेबसाइट है वो ये है, सही है। अगर मैं इसके सारे फोल्डर्स को क्लोज कर दूँ, कोलैप्स कर दूँ, तो लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें आ रही हैं, सारे फोल्डर्स आ रहे हैं, सारी फाइल्स आ रही हैं। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, इसका एक पब्लिक का फोल्डर क्रिएट करना है। तो पब्लिक का फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमें एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट, हमने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे पब्लिक का। न्यू फोल्डर पे क्लिक करके पब्लिक, तो ये पब्लिक का फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया है। इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं अपने फोल्डर में जाके।
कि भाई हमने जो क्रिएट किया है वो सही क्रिएट हुआ भी है या नहीं हुआ। सही है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं आया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पब्लिक का फ़ोल्डर आ गया है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं अपनी इमेज रख दूँगा, वापस से जाऊँगा, लोगो को कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ से राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, तो ये मेरा इमेज आ गया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आऊँगा पब्लिक में, तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा। सही है, तो अब हमने क्या इसका स्ट्रक्चर बनाया था कि 3 मेन डिव होंगे, एक पहले में लोगो, दूसरे में लिंक्स और तीसरे में बटन्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 मेन डिव्स बना दूंगा, डिव, और इसको डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, और पहले वाले डिव के अंदर हमने क्या रखना है, इसका नाम रख देते हैं इमेज पेरेंट। ठीक है, ये इमेज का पेरेंट डिव है, तो यहाँ पे मैं एक इमेज ले लूँगा, इमेज का टैग ले लूँगा, और यहाँ पे मैंने इसका क्या रख देना है, लोगो डॉट पी एन जी, यानी कि नाम आ जाएगा, एस आर सी के अंदर नाम आ जाएगा हमारा। किसका नाम आ जाएगा, इमेज का नाम आ जाएगा। कौन से इमेज का नाम, जो कि हमारा अभी लोगो था, जो अभी हमने कॉपी पेस्ट किया अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर, लोगो डॉट पी एन जी। ठीक है, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, डॉट हटा देता हूँ, सिर्फ स्लैश रख देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अपने प्रोजेक्ट में आऊँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा लोगो आ गया है। ठीक है, इसको हम लोग सेट कर लेंगे अभी। यहाँ पे मैं इसको क्लास नेम भी दे देता हूँ, और इसको हम लोग दे देंगे, इसका जो पेरेंट है। अब देखें, अब हमें ना यहाँ पे विड्थ और हाइट सेट करनी होगी इसकी। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं और इसकी हाइट और विड्थ चेक कर लेते हैं कितनी है। तो इसको सेलेक्ट तो हुआ भाई, ये 69/47 आ रहा है, यानी 69 विड्थ है और 47 हाइट है। ठीक है, तो अगर तो हम लोग इसको ये सेट करके देखते हैं, अगर ये सही लग रही है तो फिर ठीक है, वरना फिर हम अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर लेंगे अपने लोगों को। तो इसको मैं दे देता हूँ, इसके पेरेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं दे देता हूँ विड्थ। विड्थ की प्रॉपर्टी, अब देखेंगे विड्थ की प्रॉपर्टी में मैं आर्बिट्रेरी वैल्यूज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, 69 पिक्सल, और हाइट कितनी थी, 47। ठीक है, तो हाइट एच डैश, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 47 पिक्सल। तो विड्थ के लिए डब्ल्यू डैश आ गया और हाइट के लिए एच एच डैश आ गया। सही है, अब मैं इधर आता हूँ और चेक करते हैं इसको, तो ये सही लग रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है, इतना बुरा नहीं लग रहा है। तो अभी इसको हम और स्टाइलिंग कर देते हैं, और इसका जो हमारा इमेज का है टैग, उसमें हम लोग क्या दे देंगे, उसमें हम लोग हमें देना होगा ऑब्जेक्ट फिट कवर। सही है, और विड्थ और हाइट 100% देनी होगी इसमें, तो विड्थ इसमें 100% दे दूंगा, और हाइट, हाइट कितनी आ जाएगी, एच डैश 100%। सही हो गया। अच्छा, अब आप बोलोगे कि विड्थ और हाइट 100% क्यों दी, देखें हम लोग करते हैं क्या है कि हम लोग इमेज को डायरेक्टली विड्थ और हाइट नहीं देते, बल्कि इमेज का एक पेरेंटिव होता है, उसको हम लोग विड्थ और हाइट दे देते हैं, और इमेज को इटसेल्फ हम लोग 100% हाइट और 100% विड्थ दे देंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं इधर आऊँ और इसको इंस्पेक्ट करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो इमेज है, इमेज को विड्थ और हाइट 100% मिली हुई है, और इसके जो पेरेंट है उसको हमने विड्थ और हाइट अलग अलग दी हुई है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमने किया। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट फिट कंटेन दे देते हैं। अब ऑब्जेक्ट फिट कंटेन की मुझे CSS की प्रॉपर्टी पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, यहाँ पे आऊँगा और ऑब्जेक्ट फिट में आऊँगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट कंटेन की क्लास मुझे पता चल गई कि भाई क्या होती है, ऑब्जेक्ट डैश कंटेन। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अच्छा, अब आप लोगों को सवाल एक जहन में आ रहा होगा कि तुम्हें कैसे पता कि ऑब्जेक्ट कंटेन लगाना है यहाँ पे, या यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लगेगी। तो देखें, मैंने इसका पहले भी बताया था कि जैसे से आप काम करेंगे ना, वैसे आपको ये चीज़ें आ जाएंगी कि इमेज पे हम लोग क्या लगाते हैं, या तो कंटेन लगाते हैं या कवर लगाते हैं। सही है, या कंटेन लगेगा या कवर लगेगा। कंटेन क्या करता है कि अपने जो हमारा जो इमेज होता है उसको पूरा शो करता है। कवर क्या करता है कि उसको हमारे इमेज का एक स्पेसिफिक पार्ट शो कर देगा। मतलब उसमें ज़रूरी नहीं कि आपका इमेज पूरा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका इमेज पूरा है तो फिर हम कंटेन करेंगे। सही है, और लोगो में हम लोग ज़्यादातर क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कंटेन ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगो हमें पूरा दिखाना होता है। अगर कोई हमारे पास बड़ी पिक्चर है, हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर है, तो उसमें हम कवर इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट डैश कवर इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग ये नहीं चाहते कि हम हर वक्त जो है ना पूरी पिक्चर है। अब अगर पूरी पिक्चर दिखाएंगे ना, तो फिर वो अजीब सी स्ट्रेच हो जाएगी और वो ज़्यादा जगह घेरेगी। अगर अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि जो पिक्चर है वो मतलब कि सेट होके आए और उसी डायमेंशंस में आए जो हमने दी है, मतलब जो हमने उसको डिफाइन किया है। यानी कि 100 पिक्सल फॉर एग्जांपल हमने विड्थ दी और 200 पिक्सल हाइट दी है, या 100 और 100 दोनों की हाइट और विड्थ दी है, तो हम लोग उसमें क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट डैश कवर। लेकिन लोगों में याद रखें हमेशा ऑब्जेक्ट डैश कंटेन ही आएगा, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट फिट कंटेन ही रखते हैं। सही है, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन ही आएगा उसमें। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं
जो बीच वाली हमारी लिंक्स हैं उनकी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको मूव करके राइट साइड पे करूँगा थोड़ा सा, ताकि ये बीच में आ जाए। सही है, ये आ गया। और अभी हमने ये लोगो वाला काम कर लिया। अच्छा, हम एक और काम करते हैं, हेडर की एक हाइट दे देते हैं। ये जो हेडर है इसकी हाइट कितनी है ये चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा पूरे को, हेडर को, और ये सेलेक्ट, हाँ हो गया। सही है, ये आ गया मेरे पास हेडर, हेडर सेलेक्ट हो गया। अब इसकी हाइट मैं देख लूँगा यहाँ से, हाइट कितनी आ रही है, 74 पिक्सल। देखें राइट साइड पे आ रही है हाइट इसकी 74 पिक्सल। ठीक है, तो इसकी हाइट 74 पिक्सल है और ऊपर से भी कुछ स्पेसिंग है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं अंदाज़न ना इसको 74 100 पिक्सल की हाइट दे दूँगा। ठीक हो गया, तो इसकी हाइट हम लोग 100 पिक्सल रख देंगे। तो मैं आऊँगा यहाँ पे अपने हेडर में, और हेडर को क्लास दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको हाइट दे दूंगा एच डैश 100 पिक्सल, सॉरी। सही है, एच डैश 100 पिक्सल। तो हेडर को हमने हाइट दे दी 100 पिक्सल की। सही है, ये 100 पिक्सल का हमारा हेडर आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि हेडर के अंदर हमें जो लोगो है वो सेंटर में चाहिए, मतलब ये देखें सेंटर में लोगो, ऊपर से भी स्पेसिंग है नीचे से भी स्पेसिंग है। तो उसको सेंटर में करने के लिए हमें सिंपल फ्लेक्स लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे फ्लेक्स लगाऊंगा और आइटम्स डैश सेंटर। तो इससे क्या होगा, वो सेंटर में आ जाना चाहिए। अच्छा, अभी ये सेंटर में नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसका रीज़न ये है कि अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ, मैंने अभी क्या किया है, मैंने ये किया कि मैंने हेडर को तो हाइट दे दी 100 पिक्सल की, लेकिन हेडर के अंदर आप इंस्पेक्ट में देखो, तो यहाँ पे हेडर के अंदर मेरे पास एक और डिव है, और उसके अंदर फिर मेरे पास इमेज है। ठीक है, इमेज का डिव है। तो ये वाला जो डिव है इसकी हाइट को मुझे एक्चुअल में 100 करना चाहिए था। मैंने क्या किया, मैंने हेडर जो पेरेंट है उसको 100 कर दिया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 100 करूँगा, इसकी हाइट को 100 करूँगा, तब मेरे पास ये सेंटर में आ जाएगा। अभी हो क्या रहा है कि इसकी हाइट आप लोग देखें कि कितनी है, इसकी हाइट उतनी ही है जितनी इमेज की है। तो हेडर को हाइट देने के बजाय मुझे उसके अंदर जो डिव है उसको हाइट 100 करनी पड़ेगी। तो ये कर देते हैं जल्दी से, इसकी हाइट हम लोग 100 पिक्सल कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग जब खोलेंगे तो उसको आप लोग देखें कि ये मेरे पास सेंटर में आ गया है। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे 3 लिंक्स हैं, उन तीनों लिंक्स को जल्दी से बना लेते हैं। और जो हमारा सेकंड वाला डिव है, जो सेकंड वाला मेन डिव है, तो एक ये मेन डिव चल रहा है। तो ये हेडर से मैं अभी क्लास नेम हटा देता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड वाला डिव है उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि एक और डिव बनाऊँगा, सॉरी एक और डिव नहीं बनाऊँगा, लिंक्स बनाऊँगा। ठीक है, लिंक के टैग को इस्तेमाल करेंगे, और लिंक के टैग को इस्तेमाल करने के लिए हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, लिंक के कंपोनेंट को, सॉरी ये नेक्स्ट.जेएस का अपना कंपोनेंट है। तो लिंक को हमने इंपोर्ट किया, और अब हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको href। यहाँ पे हम लोग इसका अभी कुछ भी नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा कोई पेज बना ही नहीं है अभी। तो हम होम पेज ही बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स आ गया, गैलरी आ गया, और कॉन्टैक्ट आ गया। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स, सही है, प्रोडक्ट्स आ गया, और यहाँ पे गैलरी, सेकंड नंबर पे गैलरी आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे कॉन्टैक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको दिखाऊं आप लोगों को तो किस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि फ्लैक्स के ज़रिए इसको बीच में ले आएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको अभी दिखाऊं इस तरीके से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जस्टिफाई आइटम्स सेंटर कर देंगे, सेंटर नहीं स्पेस बिटवीन कर देंगे। ठीक है, तो फ्लैक्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए। देखें, मैंने पहले भी बोला था कि टेलविंड जो है ना सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, उसके ज़रिए हमारी CSS आसान होती है, लेकिन CSS के वो कॉन्सेप्ट्स आपको ज़रूर आने चाहिए जो कोर CSS के कॉन्सेप्ट्स हैं, कि फ्लैक्स कैसे काम करता है, फ्लैक्स डायरेक्शन, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या होता है, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैंने अभी ये करना है कि अभी हमने फ्लैक्स किस पे लगाया था, फ्लैक्स हमने लगाया इस वाले डिफ पे, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, जस्टिफाई डैश बिटवीन। ठीक है, अगर मैं ये करूँ तो अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके से ये लोगो यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गए। मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो, ये जस्टिफाई बिटवीन से क्या हुआ कि ये वाला कोने पे है और ये वाला बीच में है, और एक और जो अगर मैं एक और डिव बनाऊंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे जो 2 बटन्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से वो 2 बटन्स बना लेते हैं। और थर्ड वाले डिव में, यानी कि जो थर्ड वाला डिव है मेरा, पहला डिव ये था जिसमें मेरा लोगो था, दूसरे डिव में मेरे लिंक्स थे, तीसरे डिव के अंदर मेरे पास क्या आ जाएंगे, 2 बटन्स आ जाएंगे।
ठीक हो गया। तो बटन का मैं टैग इस्तेमाल करूँगा, टाइप बटन, बल्कि टाइप बटन की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग देखें डिज़ाइन के अंदर, इसको अगर हम लोग डिज़ाइन के ज़रिए से देखें, लॉगिन और साइन अप के बटन है, तो ये दो बेसिकली पेजेस हैं हमारे, तो हम बटन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको या तो एंकर ले सकते हैं या लिंक ले सकते हैं। तो मैं इसको लिंक ले लेता हूँ, ठीक है। और लिंक में मैं यहाँ पे दे दूंगा, पहला बटन जो है वो साइन अप का है, तो यहाँ पे मैं इसको साइन अप दे देता हूँ, साइन अप, पहला बटन साइन अप का ही है, नहीं पहला बटन लॉगिन का है, ठीक है। तो पहला बटन लॉगिन का है, तो पहला बटन लॉगिन आ गया, लॉगिन, ठीक है। और ये ऑल कैप्स है, कैप्स के अंदर है, तो इसको हम कैप्स में कर देते हैं, साइन अप, ठीक है। तो ये दो मैंने लिंक्स बना दिए हैं, यहाँ पे लॉगिन आ जाएगा इस तरीके से। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं, इसकी स्टाइलिंग अभी देख लेते हैं कि कैसे होगी। अब आप लोग देखें कि हमारा एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, यहाँ पे लोगो, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट्स गैलरी कॉन्टैक्ट के लिंक्स आ गए, इनके बीच में गैप्स आ जाएंगे, अभी दे देते हैं, मसला नहीं है। और यहाँ पे लॉगिन और साइन अप आ जाएगा, सही है, दो बटन्स आ जाएंगे, तो इनके बीच में गैप्स हम लोग दे देते हैं। और इसमें गैप देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गैप देने के लिए गैप की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ टेलविंड में और टेलविंड में सर्च करूँ गैप की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मेरे पास गैप की प्रॉपर्टी मिल जाएगी मुझे। तो ये मेरे पास गैप की प्रॉपर्टी आ गई, गैप डैश जीरो, यहाँ पे सब चल रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे गैप डैश जीरो का मतलब क्या है, गैप जीरो पिक्सल का, सही है। गैप डैश एक्स मतलब ये कॉलम गैप हो जाएगा, सही है, एक्स एक्सिस पे लगेगा। वाई गैप डैश वाई मतलब कि ये वाई एक्सिस पे लगेगा, सही है। गैप डैश पी एक्स, ये सारे हमारी प्रॉपर्टी चल रही हैं। और लेकिन मेरा फेवरेट क्या है यहाँ पे, आर्बिट्रेरी वैल्यूज़, तो मैं आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ पे आऊँगा और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग गैप दे सकते हैं उसी स्क्वायर ब्रैकेट के नोटेशन में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्लास नेम जो मेरा पेरेंट है, किसका पेरेंट है, इन तीनों का, सही है। हमें किसके बीच में गैप चाहिए, इन तीनों के बीच में गैप चाहिए ना भाई, तो इन तीनों का जो पेरेंट है उस पर गैप लगेगा, ठीक है। तो इन तीनों का पेरेंट कौन है, ये वाला डिव है। यहाँ पे क्लास नेम देंगे गैप डैश, और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए 10 पिक्सल दे देता हूँ और देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे आया, इसको रिफ्रेश किया, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब गैप हमारा आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, इसका रीज़न सिंपल सा है कि गैप की प्रॉपर्टी फ्लैक्स पे लगती है, यहाँ पे अभी फ्लैक्स नहीं लगा है, यहाँ पे फ्लैक्स अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे फ्लैक्स अप्लाई कर देते हैं, फ्लैक्स आ गया। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे गैप आ गया है, और यहाँ पे कितना गैप हमें आना चाहिए, तो हम यहाँ से देख लेते हैं कितना गैप होना चाहिए भाई। अगर हम यहाँ से इसको पकड़ सकें, ये आ गया हमारा इस तरीके से, और अगर हम लोग यहाँ से गैप निकाल सकें कहीं से, तो ये है कुछ इसकी विड्थ है 88, और इसकी विड्थ है कुछ 59, और इसकी विड्थ है कुछ 63। तो इन तीनों को प्लस कर लें और फिर आप लोग गैप निकाल सकते हैं। अभी मैं कैलकुलेशन में नहीं जाऊँगा, तो मैं अंदाज़न इसकी विड्थ ले लूँगा, इस गैप की जो पिक्सल्स हैं इसके मैं ले लूँगा कुछ, अगर ये हमारे पास पूरा का पूरा डिव, तो सेलेक्ट करने में मुश्किल हो रही है, हाँ, ये पूरा का पूरा डिव हमारा 346 पिक्सल का है ना, तो 346 पिक्सल का है, और ये हमारे पास कुछ 90 पिक्सल्स का था, और ये कुछ हमारे पास 60 पिक्सल का, 90 प्लस 60 यानी कि 150, तो ये 150 पिक्सल्स ये हो गए हमारे। तो आई थिंक ये जो है ना, जो गैप होगा वो कुछ 50 पिक्सल्स का होगा, या 40 टू 50 पिक्सल्स का होगा, मैं उसको 40 रख लेता है, ठीक है। और अब चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है, सही है, तो 40 नहीं 50 कर लेना है, मेरे ख्याल से 50 सही रहेगा। तो 50 पिक्सल पे हमारा ये इस तरीके से आ गया हमारा, अब देखने में कुछ बेहतर लग रही है साइट हमारी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, मैं फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली जो है ना, आपकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो आप लोग खुद सेट कर लेना, मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फ़ॉन्ट फैमिली मैंने बहुत दफ़ा पीछे मैंने बताई भी है, पिछली जो मेरी सीरीज़ थी डेवलप एनी वेबसाइट वाली, उसमें भी मैंने बताई थी। तो इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली चल रही है वो आप कैसे चेक करोगे, कॉन्टैक्ट पे डबल क्लिक, कोई भी टेक्स्ट पे डबल क्लिक करें, सही है। तो यहाँ पे मैंने गैलरी पे डबल क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूबंटू चल रहा है, और फ़ॉन्ट साइज़ इसका 14 है। तो यूबंटू आप लोग सेट कर लीजिएगा, वही तरीका होता है। क्या तरीका होता है, गूगल फॉन्ट से layout.tsx में जाके, layout.tsx में जाके यहाँ पे आप लोग इंपोर्ट करिएगा, पहले फ़ॉन्ट को, लोकल फ़ॉन्ट्स को हटा दीजिएगा, और यहाँ से भी लोकल फ़ॉन्ट्स जो लगे हुए पहले से हटा दीजिएगा। और यहाँ पे जब क्लास नेम में सिंपली हम उसको वेरिएबल जो भी हमने यहाँ पे बनाया होगा, सही है, उसको हम यूज़ कर लेंगे और हमारा फ़ॉन्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे अभी हमने लोकल फ़ॉन्ट को इंपोर्ट किया है, उस वक्त हम लोग गूगल फ़ॉन्ट को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट वाली चीज़
आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसकी स्टाइलिंग पे आ जाता हूँ, लॉगिन और साइन अप की। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो इन दोनों के बीच में भी गैप है, तो इन दोनों के बीच में भी मैं 20 या 15 पिक्सल्स का गैप दे दूंगा। ठीक है, तो 20 पिक्सल्स का दे देते हैं गैप मेरे ख्याल से। और हेडर के अंदर आऊँगा और यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का जो पेरेंट है उसको भी हम लोग फ्लैक्स देंगे जल्दी से। फ्लैक्स और गैप डैश आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब अपनी अपनी मर्जी से हम लोग क्योंकि दे रहे हैं। तो यहाँ पे 20 पिक्सल में दे देता हूँ इसको। और अब आप लोग देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा और गैप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा गैप कर दूंगा, तो 25 पिक्सल कर दूंगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और गैप हो गया। अच्छा, अब मैं साइन अप के बटन के को थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये जो साइन अप का जो मेरा लिंक का कंपोनेंट है, इसको मैं अब वो कर रहा हूँ स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो कलर आ रहा है, अब देखिए कलर कैसे सेट करता है। कलर मेरे पास क्या आ रहा है, 4254, ये कलर कोड आ रहा है। सबसे पहले तो इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा न्यू टैब में और यहाँ पे कलर्स लिखूंगा, कलर्स इन टेलविंड। ठीक है, जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पे कस्टमाइजिंग कलर का एक आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से ना आप यहाँ से कोई भी कलर उठा सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली जो हमने कलर सेलेक्ट किया है, जो हमें कलर चाहिए वो ये चाहिए। तो हम यहाँ से कैसे ढूंढेंगे, सही है। अगर आपको कोई जल्दी से कोई भी कलर लगाना है, आप तो यहाँ से कुछ कॉपी कर सकते हो। कोई भी कलर आपको जो पसंद है यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके उसको टेक्स्ट में आप लगा दें क्लास के थ्रू। लेकिन अभी हमें कौन सा कलर चाहिए, अभी हमें यही वाला चाहिए। तो अभी मैं इसको यहाँ से ये कॉपी करूँगा और अपने कोड में आऊँगा और कोड के अंदर साइन अप की जहाँ मैंने क्लास लगाई है, क्लास अभी नहीं लगाई, क्लास लगा लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये मेरा साइन अप का कंपोनेंट है, लिंक का कंपोनेंट है ये, जो कि नेक्स्ट का अपना यहाँ पे क्लास नेम लिखूंगा। और इसके अंदर मैं टेक्स्ट डैश और इस तरीके से हैश और कलर। तो अब हम लोग देखते हैं क्या हमारा टेक्स्ट इस कलर का हुआ या नहीं हुआ, ये चेक कर लेते हैं। सॉरी, टेक्स्ट नहीं, हमें बैकग्राउंड चाहिए। तो टेक्स्ट के बजाय बीजी करना पड़ेगा, बीजी डैश इस तरीके से। और फिर हमने आर्बिट्रेरी वैल्यू यानी हमने अपना कस्टम कलर सेलेक्ट करना है ना। तो बीजी डैश हमें बैकग्राउंड में चाहिए था ना, तो टेक्स्ट में तो नहीं चाहिए था हमें। तो बैकग्राउंड के लिए अब हम चेक कर लेते हैं इसको। तो अब आप लोग देखो कि ये आ गया हमारा इस तरीके से। थोड़ा सा हम इसको पैडिंग दे देंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पैडिंग के लिए क्या करेंगे, अपने डिज़ाइन में आएंगे और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है, 106 और 48 पिक्सल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे। और पैडिंग जब हम लोग देंगे तो पी एक्स भी देंगे और पी वाई भी देंगे। अब ये कैसे देंगे ये देख लेते हैं। तो पैडिंग के लिए हमारे पास टेलविंड में क्लासेस होती हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आऊँगा, मैं सर्च करूँगा और पैडिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आ गई। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम। पी एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सेस से पैडिंग होगी, और पी वाई का मतलब वाई एक्सेस से पैडिंग होगी। तो पैडिंग का मतलब अगर नहीं पता तो पैडिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि जिस भी कंपोनेंट को आप पैडिंग दोगे तो उसके अंदर ना स्पेसिंग आ जाएगी, बाहर से नहीं अंदर से स्पेसिंग आएगी। ठीक है, अब ये कैसे आएगी दिखा देता हूँ। अगर मैं इधर आऊँ और इंस्पेक्ट करूँ इसको और इंस्पेक्ट खोलूँ अपना, तो राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट खोला, साइन अप को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके से क्लासेस आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं पैडिंग दूंगा, पैडिंग और 10 पिक्सल। तो अगर मैंने 10 पिक्सल दी और 15 पिक्सल, तो अब ये जो 10 पिक्सल है ना, ये टॉप और बॉटम से हुई है। ये जो मैंने 10 पिक्सल दिए टॉप और बॉटम से ये पैडिंग आई है, देखें टॉप और बॉटम से आ गई। और जो ये 15 पिक्सल है ये राइट लेफ्ट से आई है, मतलब राइट पे और लेफ्ट पे 15 पिक्सल की पैडिंग आई है। तो देखा आप लोगों ने, अंदर से स्पेसिंग आई है, ये बाहर से नहीं अंदर से स्पेसिंग आई है। ठीक हो गया, तो हमें पता चलेगा कि ये सही लग रहा है मेरे ख्याल से ना। चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा और स्पेसिंग दे देते हैं। 15 के बजाय मेरे ख्याल से इसको हम लोग कर देते हैं 18। ठीक है, या 20 कर देता है, 20 सही रहेगा। और यहाँ पे 12 कर देता है। तो 12 और 20 की हमें पैडिंग चाहिए। तो अभी हम इसको कर लेते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। इधर आएंगे और जहाँ पे हमारा साइन अप का बटन है वहाँ पे क्लास नेम हमने दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसको देंगे पी एक्स हमें कितनी देनी थी, 20 पिक्सल। और पी वाई हमें कितनी देनी थी, 12 पिक्सल। ठीक हो गया, तो अब हम इसको रिलोड करेंगे और देखें अब ये इस तरीके से आ गया। अब ये लॉगिन थोड़ा सा ऊपर हो गया क्योंकि ऑब्वियसली लॉगिन को पैडिंग नहीं मिली है। सही है, लॉगिन को पैडिंग नहीं मिली है तो हम लॉगिन को भी दे सकते हैं यही पैडिंग चाहे तो हम लोग लॉगिन को पैडिंग दे देते हैं। लॉगिन के बटन को भी इतनी ही पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें तो कोई बैकग्राउंड कलर है नहीं हमारे पास, सही है, कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। बस टेक्स्ट का जो हमारा कलर है वो देख लेते हैं, टेक्स्ट का कलर इसमें क्या है। अब इसमें ना टेक्स्ट का कलर हमारा वो है
जो इसके बैकग्राउंड का कलर था। सही है, यानी इस वाले बटन के बैकग्राउंड में हमारे पास वो वाला कलर चल रहा है जो इसके टेक्स्ट में चल रहा है, और इसके जो बैकग्राउंड कलर वाइट है वो यहाँ पे टेक्स्ट में वाइट चल रहा है। ठीक है, तो इसको इसके टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं, यानी साइन अप के टेक्स्ट को हम लोग वाइट कर देंगे। तो साइन अप के टेक्स्ट को कैसे वाइट करेंगे? सिंपल उसी तरीके से टेक्स्ट डैश वाइट। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाइट का कलर ऐसा है जिसको हम डायरेक्ट स्पेलिंग में दे सकते हैं। सही है, इसका हमें कोड इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोड लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस तरीके से, लेकिन हमें क्या करना है कि हम लोग इसको डायरेक्ट भी ऐसे दे सकते हैं। सही है, तो डायरेक्ट मैं दे देता हूँ, डायरेक्ट वाइट दे देता हूँ, टेक्स्ट वाइट आ गया। सही है, साइन अप हमारा वाइट में आ गया। और लॉगिन को हमें कौन सा कलर देना है? लॉगिन को हमें सिंपली टेक्स्ट डैश और ब्रैकेट्स, और यहाँ पे जो अभी कॉपी किया था वो वाला कलर आ जाएगा। तो ये हमने कॉपी किया था ये वाला कलर। ठीक है, जो इसके बैकग्राउंड में है वो इसके टेक्स्ट में आ गया। तो अब हमारा ये वाला कलर इस तरीके से हो गया है। अब हम लोग इसके फॉन्ट साइजेस भी देख लेते हैं। इसका फॉन्ट साइज़ कितना है? इसका फॉन्ट साइज़ है अपना 14। इसका भी 14 ही होगा, इस बटन का 14 है तो ऑब्वियसली इसका भी 14 ही होगा। तो दोनों की फॉन्ट साइजेस भी सेट कर देते हैं। फॉन्ट साइज इसके सेट करने का सिंपल तरीका क्या होता है? टेक्स्ट डैश 14 पिक्सल और नीचे भी टेक्स्ट डैश 14 पिक्सल। तो दोनों के हमने क्लासेस में क्या दे दी? टेक्स्ट डैश 14 पिक्सल इस तरीके से हमने दे दी। अब हम लोग अगर इधर आए तो और इसके फॉन्ट साइज चेक करें तो यहाँ पे आप लोग देखो 14 पिक्सल आ गए। सही है, ये देखें, मैंने इसको लॉगिन को सेलेक्ट किया तो लॉगिन के बटन के अंदर भी 14 इस तरीके से 14 पिक्सल आ गया। सही है, तो ये हमने डिज़ाइन कर लिया इसका। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये कर्व हो रहा है, बटन हमारा थोड़ा सा कर्व हो रहा है। देखिए सही है, इस तरीके से थोड़ा सा कर्व हो रहा है, तो इसका इस पर हमें बॉर्डर रेडियस लगाना पड़ेगा। तो इस बटन को मैं सिलेक्ट करूँगा और इस बटन को सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना होगा? इसका यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ढूंढना होगा। तो अगर तो मुझे मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर मैं खुद से अपनी मर्ज़ी से इसके 10 पिक्सल या 8 पिक्सल जो भी मुझे सही लगेगा वो लगा लूँगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है बॉर्डर पिक्सल, मतलब बॉर्डर रेडियस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ ये रहा, दिख गया। कॉर्नर रेडियस के नाम से यहाँ पे आ रहा है अपीयरेंस में। तो पहले तो आप जब भी कोई स्टाइलिंग हो ना तो आप पहले यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो कि भाई यहाँ पे अगर मिल जाए तो एग्जैक्टली आप वही अप्लाई कर दें। वरना आप लोग क्या करो कि अपनी मर्जी से अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बॉर्डर रेडियस लगा हुआ होता है लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा होता, तो उसके लिए फिर आप क्या करो, अपनी मर्जी से अंदाज़न उसको वो वाली स्टाइलिंग दे दो। अब यहाँ पे अगर नहीं मुझे ये नहीं दिखता तो फिर मैं क्या करता, इसको अंदाज़न दे देता। ठीक है, तो ये हमारा मुझे बता रहा है कि 4 पिक्सल है, तो इसको हम 4 पिक्सल देके देखते हैं कि भाई कैसा लगता है। अभी तो ये देखें बिल्कुल शार्प कॉर्नर्स हुए हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको साइन अप के बटन पे क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस दे दूँगा। अच्छा, अब मुझे तो पता ही नहीं है कि बॉर्डर रेडियस की क्लास क्या होती है टेलविंड की। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा बॉर्डर डैश रेडियस। तो अगर आपको कोई भी क्लास नहीं पता है ना तो सिंपल उसको सर्च कर लो, बॉर्डर रेडियस, उस प्रॉपर्टी का नाम लिखो। प्रॉपर्टी का नाम मैंने क्या लिखा, बॉर्डर रेडियस, और उसके आगे मैंने टेलविंड लिख दिया। ठीक है, दूसरा तरीका एक और है कि आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो कि भाई कैसे हाउ टू अप्लाई बॉर्डर रेडियस इन टेलविंड सीएसएस को प्रॉम्प्ट दोगे तो वो आंसर दे देगा। ठीक है, तो यह बॉर्डर रेडियस आ गया। और यहाँ पे अब आप लोग देखो कि इस तरीके से सारी क्लासेस दे रहा है। पहली क्लास इसने जो दी है वो है राउंडेड डैश नन, इसमें बॉर्डर रेडियस 0 है। इसमें फिर दूसरी है राउंडेड डैश स्मॉल, इसमें 2 पिक्सल का है। फिर राउंडेड है खाली, इसमें 4 पिक्सल का है। तो मैं राउंडेड ले लूँगा यहाँ से। सही है, मुझे राउंडेड चाहिए, राउंडेड ले लूँगा, मुझे 4 पिक्सल का चाहिए था। एम डी है 6 पिक्सल, एल जी है राउंडेड डैश एल जी है 8 पिक्सल, राउंडेड डैश एक्सएल है 12 पिक्सल। ऐसे चलता रहेगा ये एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से ये चलता रहेगा। और इसमें भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज आप ले सकते हो। कैसे? वही स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला नोटेशन आ जाएगा इसमें भी इस तरीके से। तो ये आर्बिट्रेरी वाली चीज़ हर चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो या तो मैं इस तरीके से दे दूँ या फिर मैं इसको इस तरीके से भी दे सकता हूँ। सही है, लेकिन जब ऑलरेडी मेरे पास राउंडेड में 4 पिक्सल मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है। तो मैंने साइन अप के बटन के अंदर राउंडेड दे दिया और अब मैं चेक करता हूँ इसको यहाँ से। तो अब आप लोग देखो ये थोड़ा सा पहले शार्प था, अब ये थोड़ा सा कर्व हो गया। ठीक है, सही है, तो ये हमने देख लिया, हमने इसका हेडर बना लिया। अच्छा, अब जो है ना मैं इस वीडियो के अंदर मैंने वैसे ही बोला था कि मैं हीरो सेक्शन भी बनवाऊंगा, लेकिन क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गई है, 1 घंटे की हो गई है ऑलरेडी, तो इसके मैं या तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर मैं इसका दूसरा पार्ट में इसका हीरो सेक्शन भी बनवा दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग क्या करो कि इसका हीरो सेक्शन ना खुद बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो हीरो सेक्शन के अंदर मैं बता देता हूँ कि कैसे बनेगा। कि सिंपल आपको क्या करना होगा कि अब यहाँ पे तो जहाँ पे मैंने हेलो लिखा है, सही है, ये हेलो हमारी असल बॉडी चल रही है, ये तो हमारा हेडर था।
तो हेडर के अंदर तो आप हीरो सेक्शन नहीं बनाओगे ना। अब ये जो हमने पूरा कोड किया है, या कहाँ किया है, कौन से कंपोनेंट के अंदर किया है, हेडर के अंदर किया है। अब जो आप तो कोड करोगे ना, जो हीरो सेक्शन के लिए करोगे, वो पेज डॉट टी के अंदर करोगे, जहाँ ये हेलो है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से हटा के आप लोग क्या करोगे, सिंपल इसको डिव लोगे, एक मेन डिव आ जाएगा। और इस मेन डिव के अंदर ना, अब देखिए स्ट्रक्चरिंग करनी होगी आपको। इस मेन डिव के अंदर ना आप लोगों को क्या करना होगा कि एक डिव लेना होगा जिसके अंदर ये पूरी चीज़ें होंगी। कौन सी, ये टेक्स्ट होगा, सही है, ये वाला टेक्स्ट होगा, और ये इस तरीके से बाय नाउ और इसका बटन, और ये वॉच इस तरीके से ये वाला टेक्स्ट होगा, ये मतलब ये वाला डिव आ जाएगा। तो एक डिव के अंदर, एक कॉलम के अंदर ये आ जाएगा, दूसरे कॉलम के अंदर आपके पास ये बड़ा सा इमेज आ जाएगा। ठीक है, इस इमेज को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। फिर जो तीसरा हमारा डिव होगा ना, वो पूरी विड्थ ले रहा होगा, उसकी विड्थ 100% होगी। अच्छा, ये वाला जो डिव होगा हमारा, इसकी विड्थ कितनी रखिएगा, 45% रखिएगा, सही है। और ये वाला जो डिव होगा हमारा, उसकी विड्थ आप 50% रखेंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, ये डिव इसमें यहाँ तक होगा हमारा, ये 0 1 और ये जो बटन आ रहे हैं ये नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दो डिव हो गए, ये 45%, ये 50%, और इसके नीचे वाला जो डिव होगा वो 100% उसकी विड्थ जारी होगी। तो आप लोग ये खुद से बनाने की कोशिश करें। और इन तीनों का एक पेरेंट डिव होगा, वो मैंने अभी यहाँ पे बना दिया है, ये पेरेंट डिव है, और इसके अंदर 3 डिव आ जाएंगे, सही है। फिर उनके अंदर, इस डिव के अंदर और चीज़ें, टेक्स्ट है, ये लाइन आ रही है। इस लाइन को बनाने का तरीका क्या है कि आप ये करिएगा कि सिंपल इस डिव को लीजिएगा, सही है। इस डिव को हम लोग लेंगे, मतलब ये डिव है, और इसको ना या तो बॉर्डर दे दें, या फिर एक और तरीका इसका ये हो सकता है कि ये टेक्स्ट हमने ले लिया अलग, और इसके नीचे एक डिव ले लें, सही है। उस डिव को विड्थ दें, ये लाइन कितने पिक्सल्स की है, 335 पिक्सल्स की है, तो ये 335 की विड्थ दे दें, और उसको ना, उस डिव को हाइट दे दें और विड्थ दे दें, सही है। 335 की इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इसकी जो हाइट जो इसकी होगी वो 2 पिक्सल्स की या 3 पिक्सल की हाइट दे दीजिएगा, और उसको बैकग्राउंड कलर दे दीजिएगा। तो ये इस तरीके से ये डिव होगा, लाइन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये कोशिश करें, यहाँ का होमवर्क है कि ये जो हीरो सेक्शन है खुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। मैंने हेडर बनवा दिया है, टेलविंड से कोशिश कीजिएगा। टेलविंड से नहीं हो रहा तो सिंपल सीएसएस से पहले कोशिश करें, क्योंकि सिंपल सीएसएस से करना पहले ज़रूरी है। तभी अगर आपको यही नहीं पता होगा कि फ्लेक्स कब यूज़ होता है, तो टेलविंड में आप कैसे करेंगे। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि फ्लेक्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो इमेज लगवाया है, उस इमेज के अंदर मैंने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट फिट कंटेन किया था, कंटेन वाली चीज़ की थी। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कंटेन कब यूज़ करना है, कवर कब यूज़ करना है, तो आप लोग सही से नहीं कर पाओगे, सही है। तो टेलविंड कोई इतनी मुश्किल नहीं है। टेलविंड का सिर्फ ये है कि आपको क्लासेस लगानी होती हैं, और वो उसमें खुद ही अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि चले चलो ये तो समझ आ गया कि क्लासेस लगानी है, लेकिन कौन सी क्लास कहाँ पे लगानी है ये तो पता होना चाहिए ना। अब मैंने यहाँ पे फ्लेक्स लगाया था, हेडर के अंदर मैंने यहाँ पे फ्लेक्स लगाया था इस तरीके से। अगर आप लोग देखो, यहाँ पे फ्लेक्स लगाया था और जस्टिफाई बिटवीन लगाया था। बिटवीन क्यों लगाया, बिटवीन इसलिए लगाया कि एक मेरा ये वाला डिफ था, ये एक कोने में, ये बीच में आया ये वाला डिफ, और ये दूसरे कोने में आ गया, तीसरा वाला डिफ दूसरे मतलब राइट साइड वाले कोने पर आ गया। तो बिटवीन का मतलब यही होता है कि बीच में स्पेसिंग आ जाए। तो अगर आपको यही चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप टेलविंड में तो यूज़ कर लोगे, लेकिन उसमें आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी क्लास कब लगानी है। आइटम स्टेट सेंटर मैंने लगाया, क्यों लगाया आइटम स्टेट सेंटर, मैंने उसको वर्टिकली वाई एक्सेस पे सेंटर करने के लिए लगाया था, सही है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सही है। फ्लैक्स पे मैं वीडियो डालूंगा CSS की, तो वो आप लोग देख लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ट्यूटोरियल्स, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, सही है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, फ्लेक्स कब लगना है, और जस्टिफाई बिटवीन कब लगना है, जस्टिफाई सेंटर कब लगना है, हाइट देनी है, मिनिमम हाइट देनी है, या मैक्स विड्थ कितनी देनी है, ये सब चीज़ें भी पता। मैक्स विड्थ की भी एक अलग कहानी होती है कि अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है कोई डिव, जैसे कि अगर ये वाला डिव है मेरा, सही है, जैसे कि ये वाला मेरा डिव था, एक तो ये मेरा फिग्मा जो है ना थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा है, वो रिलोड कर रहा है मेरा। तो अगर आपके पास, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब सिंपल ये है मेरी बात का खुलासा कि ये जो क्लासेस हैं ये तो आपको समझ आ गया कि सिर्फ क्लासेस लगाएंगे वो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन कौन सी क्लास कब लगानी है, फ्लेक्स की कौन सी क्लास कब लगानी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, सही है। अच्छा, अब ये जो डिफ था मेरा, ये वाला डिफ था, सही है। अब इसमें देखें, इसमें 1390 है इसकी विड्थ, सही है। बेसिकली 1340 है, राइट साइड से स्पेसिंग है, सही है। तो 1340 है इसकी विड्थ, सही है। तो हम लोग इसको एक और काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पे बजाय इसके हम लोग विड्थ फुल दें, हम इसको मैक्स विड्थ इसकी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं,
और मैक्स फिट हम इसकी लगा सकते हैं, इसको हम लोग मतलब मैक्स फिट दे सकते हैं। मैक्स फिट का मतलब ये होगा कि इसको हमने बता दिया कि भाई इतनी विट ज़्यादा से ज़्यादा होगी, अगर इससे बड़ी कोई स्क्रीन आती है तो उस पर वो उतनी ही विट ले, उससे ज़्यादा नहीं ले। ठीक है, मतलब ये कि हम लोग इसको कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसको, मैक्स डैश डब्ल्यू डैश 1390 पिक्सल। ठीक है, और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरीके से, 1390 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे कि ये हमने इसको मैक्स विड्थ दे दी। दूसरा ये कि अब हमें पैडिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको मैक्सिमम बता दी है, तो पैडिंग को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो ये पहले पैडिंग से क्या हो रहा था कि वो लेफ्ट और राइट से स्पेसिंग छोड़ रहा था 50-50 पिक्सल की, लेकिन अब हमने वही बता दिया इसको कि अब विड्थ फुल नहीं है, अब विड्थ कितनी है इसकी, अब जो विड्थ है वो मैक्स विड्थ हमने दे दी 1390। दूसरा, इसको हम मार्जिन ऑटो कर देंगे। मार्जिन ऑटो से ये होगा कि वो राइट और लेफ्ट से खुद से स्पेसिंग छोड़ देगा। ठीक है, तो अब आप लोग देखें, ये इसने राइट और लेफ्ट से खुद से स्पेसिंग छोड़ दिया, लेकिन बात तो वही हुई, आप लोगों की बात तो वही है। अभी हमने विड्थ फुल दी और मार्जिन ऑटो नहीं दिया था, और विड्थ फुल दे दी थी और मैक्स विड्थ नहीं दिया था। तो मैक्स विड्थ का फ़ायदा ये है कि अगर कोई बड़ी स्क्रीन आएगी ना, अगर कोई मेरी वेबसाइट को टीवी जितनी स्क्रीन पे खोलता है या इससे बड़ी स्क्रीन पे खोलता है, तो उसको कंटेनर जो होगा ना वो इतना ही रहेगा। मतलब ये कि अगर मैं इंस्पेक्ट पे आऊँ, और इंस्पेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी इस तरीके से, टॉगल डिवाइस टूल बार। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे अगर, तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो कि इस तरीके से बड़ी स्क्रीन पे क्या हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँ, अभी मेरी स्क्रीन के पिक्सल्स हैं 1485। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ 1900, सही है। और अब आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ से ज़्यादा, मतलब इस ये जो स्पेसिंग है ना, ये जो इसकी साइज़ है, इस कंटेनर का जो साइज़ है वो 1390 पिक्सल से ज़्यादा नहीं हो रहा, यहाँ तक है, यहाँ से। और लेफ्ट से भी स्पेसिंग देखें बढ़ गई, और राइट से भी, सही है। तो अब ये कोने तक नहीं जा रहा हमारा कंटेनर, तो हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई तुम्हारी जो विड्थ होगी ना, तुम जो कंटेनर हो, तुम्हारी जो मैक्सिमम विड्थ हो सकती है ना, वो कितनी हो सकती है, वो इतनी हो सकती है 1390। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ 1690, तो अब आप लोग देखोगे कि ये बढ़ जाएगा, अब ये बढ़ गया। समझ आई बात? तो इस तरीके से हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये फ़ायदा है इसका। समझ आई? तो ये हमारा है कि हम मैक्स फिट दे ये काम कर सकते हैं। खैर, ये तो दूसरी चीज़ थी। तो मेरा मेन पॉइंट जो है यहाँ पे है बताने का मकसद जो है वो यही है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, सीएसएस के कोर कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि कौन सी क्लास कब लग रही है। अच्छा, एक और चीज़ टेलविंड के अंदर जो हमारे पास वो होती है रिस्पॉन्सिवनेस, तो वो भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस। तो अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की बात करूँ, तो रिस्पॉन्सिवनेस हम कैसे चेक कर सकते हैं, यही इसी तरीके से हम लोग अपना ये खोलेंगे, अपना क्या कहते हैं, इंस्पेक्ट। और यहाँ पे ये बटन है हमारे पास, और इसको अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस में कैसे लगेगा। मैं इसको छोटा अगर करूँ, छोटा करूँ, तो यहाँ तक तो ठीक है, सही है। मतलब 1440 तक तो सही है, क्योंकि हमने इसको विड्थ कितनी दी है, मैक्स विड्थ हमने इसको दी है 1390। तो 1390 तक तो ये सही रहेगा। उसके बाद ना आप लोग देखो, यहाँ से ये मिल गया बिल्कुल ना, कोने से मिल गया। तो इसका भी हम कुछ करते हैं, इसका हम हल निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से हम लोग पैडिंग वापस से लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वापस से पैडिंग लगा दूँ px-50, तो देखते हैं कैसा रहता है हमारे पास। सही है, px-50 मैंने यहाँ पे वापस लगा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं। तो अब अगर मैं इसको छोटा करूँ, अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूँ, तो ठीक है, सही है। मतलब हमने जो पैडिंग हटाई थी वो गलत हटाई थी, हमें पैडिंग लगाई रहनी चाहिए। तो पैडिंग से बेसिकली हो ये रहा है कि राइट से भी और लेफ्ट से भी दोनों साइड से स्पेसिंग आ रही है। अब आप लोग देखो, यहाँ तक तो ठीक है। तो ये जो ये नंबर देखते रहिएगा, तो यहाँ तक ठीक लग रहा है। 1000 तक आ गया, 1000 तक भी ठीक है, सही है। लेकिन जैसे ये 991 से नीचे आया, तो यहाँ पे तो अब लग रहा है कि थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम हैंडल कैसे करेंगे, तो इसमें जो है ना हमारे पास कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर SMMD LG होता है, वैसे यहाँ पे भी टेलविंड के अंदर कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। सही है, अगर मैं आऊँ यहाँ पे टेलविंड और ब्रेक पॉइंट्स लिखूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक लिंक आ रहा है, कस्टमाइजिंग स्क्रीन्स को खोल लेता है। यहाँ पे इसने मुझे कुछ कुछ ब्रेक पॉइंट्स दे दिए हैं। क्या बोल रहा है कि SM640 पिक्सल होता है, MD768 होता है, सही है। और ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये हमें इसको, ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये टेलविंड कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर होता है, यानी कि जो कॉन्फ़िग की फ़ाइल थी हमारी, ये वाली फ़ाइल,
tailwind.config.ts, इसके अंदर हम लोग इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफाइन नहीं भी करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या चल रहा होता है, एस में 640 पिक्सल चल रहा होता है, एम डी 768, एल जी 1024, एक्सएल 1250 का होता है और 2XL 1536 का होता है। सही है। और इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं और नहीं भी डिफाइन करें तब भी हमारे पास ये काम करेगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मतलब को समझाएं। अब मैं समझाता हूँ कि अगर आपको रिस्पॉन्सिव करनी है ना, तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए सिंपल आपको हम लोग जब पहले जो है ना, सबसे पहले जब वेबसाइट बनती है तो वो रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती, इसमें रिस्पॉन्सिव नहीं होती वो। सही है। जैसे कि अभी अगर मैं इसको मोबाइल पे खोलूँ तो ये बहुत अजीब सा लगेगा, देखिए कितना अजीब सा लगेगा इसका हेडर। सही है। तो इसको रिस्पॉन्सिव हमें करना पड़ेगा। पहले आप लोगों ने जब बना ली उसके बाद इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। अब आप लोग यहाँ से चेक करते आओगे और जहाँ पे आप लोगों को खराब लगे ना, अब जैसे कि यहाँ पे हमने गैप की प्रॉपर्टी दी थी और गैप हमने 25 पिक्सल का आई थिंक दिया था या 20 का दिया था, याद नहीं है मुझे, जितने का भी दिया था। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे वो गैप कम हो जाए, गैप कम हो जाए। तो गैप कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से मैंने 50 पिक्सल्स का दिया था तो मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ 20 पिक्सल। लेकिन अगर मैंने यहाँ से 20 पिक्सल कर दिया तो यहाँ तो सही हो जाएगा, लेकिन वापस से बड़ी स्क्रीन पे ये उतना ही रहेगा। मैं चाह रहा हूँ कि बड़ी स्क्रीन पे ये 50 पिक्सल रहे और इस स्क्रीन पे यानी कि इतनी स्क्रीन पे ये 20 पिक्सल रहे। सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए सिंपल हमें कुछ नहीं करना, सिंपल ये करना है कि अभी मैंने यहाँ पे दिखाया ब्रेक पॉइंट्स। सही है, एस एम एम डी एल जी एक्सएल। अब मेरी जो स्क्रीन है जहाँ पे मुझे ये करना है ये वाला काम, वो कौन सी स्क्रीन है, वो है स्क्रीन 1024 से नीचे। सही है। और मैं ब्रेक पॉइंट्स पर कराऊँ तो एल जी का 1024 है मेरा ब्रेक पॉइंट, ऐसा ही है। एल जी का मतलब एल जी को हम इस्तेमाल करते हुए हम जो है ना उसको दो अलग अलग गैप की प्रॉपर्टी सेट करेंगे। तो एक एल जी हमारे पास क्या है 1024, हमने देख लिया, चलो 1024 है। और 1024 से ऊपर मुझे कितना चाहिए, 1024 से ऊपर मुझे कितने पिक्सल्स का गैप चाहिए, 50 पिक्सल्स का गैप चाहिए, ये वाला। सही है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एल जी यहाँ पे लिखूंगा क्लास नेम के अंदर कॉलन और ये लगा दूंगा इस तरीके से गैप 50 पिक्सल। इसका मतलब ये हुआ कि एल जी से ऊपर यानी 1024 से ऊपर कितना का गैप होगा, 50 पिक्सल्स का। सही है। तो अब अगर मैं 1024 से ऊपर आऊँ तो देखें कितना गैप हो गया, 50 पिक्सल्स का। अगर मैं 1024 से नीचे आऊँ तो कितना का गैप होगा, तो देखते हैं। तो ये तो बिल्कुल मिल गया। तो हाँ बिल्कुल मिलेंगे ही ना, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एल से नीचे की तो बात ही नहीं की, एल से ऊपर की हमने बात कर ली कि एल से ऊपर तो क्या 50 पिक्सल्स का होगा। लेकिन क्या एल के नीचे से, एल के नीचे कितना गैप होगा, तो एल के नीचे का हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल इस तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ डायरेक्टली 20 पिक्सल। तो क्या किया हमने, गैप 20 पिक्सल्स डिफाइन किया सारी स्क्रीन्स के लिए, सिवाय उसके, सिवाय किसके, 1024 पिक्सल से ऊपर जो स्क्रीन्स हैं उन पे 50 पिक्सल्स का गैप होगा। लेकिन 1024 से जो नीचे नीचे वाली स्क्रीन्स हैं उन पे कितने का गैप होगा, 20 पिक्सल्स का गैप होगा। तो अब चेक कर लेते हैं इसको, अपनी लॉजिक को, क्या हमारी लॉजिक सही चल रही है। तो अगर मैं 1024 पे आऊँ तो 1024 पे कितना हो गया, 50 पिक्सल्स का। बड़ा करते हैं, 50 पिक्सल्स का ही है। अब मैं वापस से 1024 पे अगर आऊँ और एक नीचे करूँ तो आप लोग देखोगे यहाँ पे गैप कम हो गया। एक ऊपर करूँ गैप ज़्यादा हो गया, एक और ऊपर करूँ, ऊपर करूँ गैप इसका वो 50 पिक्सल्स ही है। सही है। तो बात समझ आई। तो इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि अगर हम एल का ब्रेक पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो एल पे हम जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, जो भी क्लास अप्लाई करेंगे, वो 1024 यानी वो उस वैल्यू से बड़ी के लिए अप्लाई होगी। और अगर हम सिंपल अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल जो है वो सारी स्क्रीन के लिए हो जाएगा। सही है। सिंपल से मतलब क्या, सिंपल से मतलब ये कि सिंपल मैंने गैप 20 पिक्सल्स किया था ना, तो इसका मतलब ये है कि सिंपल, अगर मैंने सिंपल कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं लगा रहा तो उसका मतलब ये सारी स्क्रीन पे ही अप्लाई होगा, सिवाय उसके जो हम डिफाइन करेंगे एल के साथ या एम के साथ या उसके साथ। अब अगर मैं एम लूँ, एम में मैं कर दूँ, एम में मैं कर दूँ 30 पिक्सल। सही है, गैप 30 पिक्सल कर दूँ, समझ आई। अगर मैं एम लूँ और एम में मैं 30 पिक्सल्स गैप दे दूँ इस तरीके से, तो एम का हम पहले वैल्यू देख लेते हैं क्या है। अब क्या होगा कि मैंने एम की वैल्यू है 768, तो 768 से ऊपर हमारे पास क्या अप्लाई होगा, 30 पिक्सल अप्लाई होगा गैप। सही है। तो अब देखें होगा क्या, 0 से 768 तक क्या अप्लाई होगा, 20 पिक्सल। 768 से 1024 तक क्या अप्लाई होगा, 30 पिक्सल। 1024 से कि 1024 से लेके जितनी भी बड़ी स्क्रीन है उन सब पे क्या अप्लाई होगा, 50 पिक्सल। तो तीन चीज़ें बन गई, ये 0 से 768 के लिए सिंपल वाला, एम से ऊपर यानी 768 से ऊपर 30 पिक्सल, 1024 से ऊपर यानी एल से ऊपर 50 पिक्सल। समझ आई बात। तो ये हमारी कुछ रिस्पॉन्सिवनेस की टेक्निक्स होती हैं। अब यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 50 पिक्सल है, सही है, यहाँ पे मेरे पास 30 पिक्सल हो गया,
और अगर मैं कम करूँ, यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया, 768 से जैसे ही नीचे हुआ कितना हो गया, यहाँ पे मेरे पास गैप कितना हो गया, 20 पिक्सल हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमने समझ लिया। अब हम इसको चेक करते हैं और कम करते हैं और कम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना बिल्कुल ये मिल गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ तक तो ठीक है, सही है, यहाँ तक भी ठीक नहीं है बल्कि। तो 680 होता है यहाँ पे, 640 होता है, सही है। तो 640 पे मैं क्या लगा सकता हूँ, अगर मैं 640 पे आऊँ, 640 तक ठीक है, पहले ये चेक कर लेना 640 तक चले, बेरेबल है, काम चलाओ है 640 तक। तो मैं क्या करूँगा कि 640 पे जैसे ही आए ना, 640 से जैसे नीचे हो ना, 640 से जैसे नीचे हो, ये इसका लेआउट चेंज हो जाए, लोगो ऊपर आ जाए, सही है, और ये मेरे पास इस तरीके से नीचे आ जाए, और साइन अप का जो लॉगिन और साइन अप का जो बटन है वो भी नीचे आ जाए, मतलब इसका फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो फ्लैक्स डायरेक्शन आप लोग को पता क्या करता है कि अभी मेरी एक रो में आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कॉलम में आ जाए, तो 640 से जैसे ही नीचे हो वो कॉलम में आ जाए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब हमारे ये 3 डिव है, एक लोगो का डिव है, एक लिंक्स का डिव है और एक बटन्स का डिव है। तो ये 3 मेन डिव जो हैं, एक ये डिव, दूसरा ये डिव, तीसरा ये डिव, इनका पेरेंट कौन, इनका पेरेंट ये रहा, सही है। ये जो मेरा पेरेंट है इसमें फ्लैक्स लगा हुआ है, अभी सिंपल फ्लैक्स लगा हुआ है। और अगर अभी हमने, क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, तो बेसिकली फ्लैक्स डैश रो लगा हुआ है, ठीक है। फ्लैक्स डैश रो का मतलब होता है एक सीध में, एक लाइन के अंदर हमारे तीनों डिव आएंगे। कॉलम का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉलम करूँ इसको कॉल, तो अब क्या होगा कि ये इस तरीके से एक के नीचे एक हमारे पास डिव्स आ जाएंगे, सही है। एक पहले को लोगो आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसको, अब इसको मैं इसको रो चाहता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि 640 से ऊपर ये रो हो, 640 से नीचे ये कॉलम हो जाए, समझ आई बात। तो मैं क्या करूँगा, 640 का ब्रेक पॉइंट पकड़ेंगे, 640 क्या है, एस एम है। तो एस एम से ऊपर ये क्या हो जाए, फ्लेक्स रो, एस एम से ऊपर फ्लेक्स डैश रो हो जाए, और वैसे क्या हो, ये फ्लेक्स डैश कॉल, समझ आई बात। यानी कि 640 से नीचे क्या चलेगा, ये वाली चीज़, 640 से ऊपर क्या चलेगा, फ्लेक्स डैश रो। तो अब चेक कर लेते हैं इसको। तो 640 से जैसे ही नीचे आऊँगा, अब देखें ये इस तरीके से होगा। अब ये थोड़ा गंदा लग रहा है, इसको हम सही कर लेंगे, वो परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा असल काम हो गया कि अब ये जो है ना, जैसे कि पहले मिल लेते ना आपस में, अब ये मिलेंगे नहीं। अब मैं इसको ये भी कर दूंगा ना तो मिल नहीं रहे। अब इसको हम सेट कर लेते हैं, वो बस आगे की बात है। लेकिन मैं जो मेन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स का, वो यही है कि हम इसको रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सेट कर लेते हैं जल्दी से। इसको हम यहाँ पे कुछ गैप वैप की प्रॉपर्टी देके वो सेट हो जाएगा, वो मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि ये है ना हमारे पास इस तरीके से, और यहाँ पे ये देखें हाइट से बाहर भी निकल रहा है, तो इसको हम हाइट ऑटो भी कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हाइट दी हुई है एच डैश 100, तो उसमें भी मैं हाइट में भी यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि हाइट में ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा लगा लेंगे कि एस एम से ऊपर, एस एम से ऊपर हाइट 100 पिक्सल हो जाए, और एस एम से नीचे हाइट को हम छोड़ देंगे, देंगे नहीं, छोड़ देंगे मतलब कि जितना जितना वो कंटेंट होगा जितनी हाइट ले लेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इंस्पेक्ट करूँ, और यहाँ पे मैं चेक करूँ उसको, अब देखें हाइट के बाहर नहीं निकल रहा, पहले हमारा ये डिव बाहर निकल रहा था इससे, ठीक हो गया। तो अभी हमने एस एम से ऊपर हाइट 100 पिक्सल लगा दिया, और वैसे ये एस एम से नीचे पे यानी 340 से 640 से नीचे पे ये क्या होगा, उतनी हाइट लेगा जितना कंटेंट होगा हमारा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से अब हम इसमें थोड़ा सा गैप भी डाल लेते हैं, सही है। तो गैप डालने के लिए हमें पता है गैप की प्रॉपर्टी चाहिए होगी, तो गैप की प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसमें हम। गैप की प्रॉपर्टी किस पे लगेगी, इस वाले डिव पे, सही है। पेरेंट है ना, इसके अंदर तीनों डिव है ना, इन तीनों के बीच में गैप चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लोग एक गैप की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, सिंपल। तो गैप की प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगाएं, और ये गैप की प्रॉपर्टी ना, एस एम से ऊपर गैप जीरो कर देंगे इसका, सही है। एस एम से ऊपर हम लोग, क्योंकि एस एम से ऊपर हमें गैप नहीं चाहिए, सही है, एस एम से ऊपर गैप 0 पिक्सल, और वैसे हम लोग इसका गैप दे देते हैं, यानी एस एम से नीचे हम लोग दे देंगे इसका गैप 10 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं अगर इधर आऊँ, और अब आप लोग देखो थोड़ा सा गैप आ गया, ठीक है। तो इसको मैं और ज़्यादा कर देता हूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो अब गैप आ गया हमारे पास, सही है। इस तरीके से। अच्छा, ये लोगो ऊपर से चिपक रहा है, इसको भी अभी देख लेते हैं। लोगो को हम लोग सिंपल या तो पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, px-50 दिया हुआ है ना, तो py हम देंगे। अब y एक्सिस पे पैडिंग देनी है, ऊपर और नीचे से देनी है ना, तो ऊपर और नीचे से हम पैडिंग देने के लिए सिंपल py दे देंगे, py डैश, और यहाँ पे हम दे देते हैं पैडिंग 15 पिक्सल की, ठीक है। तो ये ऊपर से भी आ गया। अब हमारा कुछ बेहतर लग रहा है, हमारी कुछ वेबसाइट बेहतर लग रही है, ठीक हो गया। तो अब आप लोग देखें हमने इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया इस तरीके से।
तो इस तरीके से हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेलविंड के अंदर आसानी के लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, एस हो गया, ठीक है, एमडी हो गया, एलजी हो गया, एक्सेल हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसकी लिस्ट। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये चल रहे होते हैं। अगर आपको ब्रेक पॉइंट चेंज करना है, ब्रेक पॉइंट अगर आपको चेंज करना है तो सिंपल क्या करना होगा, चेंज करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है टू कम्प्लीटली रिप्लेस द डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स। अगर आपको डिफॉल्ट वाले यूज नहीं करने और अपने बनाने हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। किसके अंदर कर सकते हैं ये वाला काम, कॉन्फिग वाली फाइल के अंदर। तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, ये कॉपी करूँगा पूरा। अच्छा, कॉपी देख के करिएगा, ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से कॉपी कीजिएगा, कॉपी। और थीम के अंदर मुझे ये पेस्ट करना होगा। यहाँ से कॉपी करके मैं जाऊँगा अपने टेलविंड डॉट कॉन्फिग के अंदर, टेलविंड डॉट कॉन्फिग मुझे मिल गया डॉट टी एस, और थीम के अंदर मुझे इसको लगाना है। ऑलरेडी एक्सटेंड है तो एक्सटेंड को हम छेड़ेंगे नहीं। एक्सटेंड के बाद एक्सटेंड कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे जैसे एरो किया इसने मुझे बता दिया यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे मेरी स्क्रीन आ गई। अब इसने क्या किया, एस एम डी एल जी चेंज कर दिया। तो अब अगर मैं अपनी वेबसाइट देखूंगा ना तो मेरी रिस्पॉन्सिवनेस पॉसिबल है कि हिली हुई हो, ख़राब हुई हुई हो, क्योंकि मैंने जो रिस्पॉन्सिव की थी वो डिफ़ॉल्ट वाले ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से की थी। तो अब मैं चेक करूँगा अगर, तो ये पॉसिबल है कि ख़राब हुई हो। अब इसमें ब्रेक पॉइंट्स में हिल गए होंगे थोड़े से, सही है, नहीं हिले, लेकिन अब ये किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं, इस हिसाब से एम डी 960 पे हो रहा है, एल जी 1440 पे हो रहा है, एस एम 576 पे हो रहा है। पहले एस एम किस पे हो रहा था, 640 पे हो रहा था। तो अब आप लोग देखेंगे कि एस एम जो हमने पैडिंग वेडिंग चेंज की है, जो एस एम हमने लगाया वो किस पे लगाया था, मतलब वो हमने 640 पे लगाया था, लेकिन अब हमने एस एम चेंज कर दिया। गैप जीरो भी है जो चल रहा है, तो ये सब जो है ना अब 576 पे अप्लाई हो रहा होगा, सही है। अगर मैं आऊँ 576 पे, सही है, और इसके नीचे आऊँ तो अब देखें 576 पे मेरा लेआउट चेंज हो रहा है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम मेरी 576 पे हो रही है, पहले 640 पे हो रही थी, समझ आई बात। तो इस तरीके से हमने जो डिफ़ॉल्ट हमारे ब्रेक पॉइंट्स उनको ओवरराइड कर दिया। मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस से अपने टेलविन डॉट कॉन्फिग में कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मेरे डिफ़ॉल्ट वाले से काम चल रहा है ना। तो आप अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो आप लोग चेंज कर सकते हो, सही है। तो इस तरीके से हम लोग टेलविन में काम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग ये कीजिएगा, होमवर्क आप लोग का ये है कि पहली ये चीज़ कीजिएगा कि ड्रॉप डाउन मैंने बताया था, तो ये ड्रॉप डाउन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग आएँ अगर, और यहाँ पे सर्च करें ड्रॉप डाउन टेलविंड, सही है। सिंपल ये सर्च करेंगे तो आप लोगों को पहली लिंक आएगी या दूसरी लिंक आएगी, टेलविंड सी एस एस ड्रॉप डाउन्स, इस पर आ जाएँ, इस पर क्लिक करें, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ड्रॉप डाउन ये होता है। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो इसका कोड भी यहाँ पे है, ये HTML है। आप लोग यहाँ पे इसको रिएक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, रिएक्ट, क्योंकि बेसिकली नेक्स्ट जेएस रिएक्ट पे ही बनाए, रिएक्ट के ऊपर ही बनाए। तो रिएक्ट का आपका कोड मिल जाएगा। यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को इंस्टॉल कीजिएगा, इम्पोर्ट कीजिएगा, सही है। और इस तरीके से ये कोड आ रहा है इसका, तो ये ज़रूर यहाँ से ड्रॉप डाउन बनाइएगा। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है, ये जो दिख रहे हैं आपको बटन्स, ये बटन्स ना ये क्या करते हैं, बेसिकली ये स्वाइपर जेएस है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी विंडो मूव होगी, ये पूरा डिव मूव होगा और दूसरा डिव आ जाएगा। मतलब एक तरीके से स्वाइपर जेएस है ये। स्वाइपर क्या होता है कि इस तरीके से डिव आपके मूव हो रहे होते हैं। आप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा और उसकी जगह दूसरा डिव आ जाएगा। ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं, वरना नहीं भी हो तो कोई मसला वाली बात नहीं है। तो ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, ये ड्रॉप डाउन वाली चीज़ मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों को अब आ जानी चाहिए, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ड्रॉप डाउन का मैंने अभी बता दिया, ये कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। स्वाइपर भी आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आई थिंक स्वाइपर जेएस भी, नेक्स्ट जेएस, इस तरीके से सर्च कीजिएगा, स्वाइपर जेएस, नेक्स्ट जेएस, तो यहाँ पे भी आपको उसकी चीज़ें नज़र आएंगी। अब मैं दिखा भी देता हूँ डेमो इसका, ये कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसका डेमो दिखाऊँ, डेमो यहाँ पे आ नहीं रहा, इसका डेमो यहाँ पे आ नहीं रहा है, मतलब आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। टेलविंड के बेसिक्स आप लोगों को कवर हो गए होंगे। टेलविंड के बेसिक्स के लिए अगेन मैं यही कहूँगा कि टेलविंड खुद इट्सेल्फ आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को कोर CSS के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो। अगर कोर CSS के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, आप लोगों को यही नहीं पता फ्लेक्स क्या होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रो ये सब क्या है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर ये सब क्या है, तो फिर बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि डायरेक्ट टेलविंड सीखना कोई भी रिकमेंड नहीं करता, पहले आपको CSS आनी चाहिए। अगर आपको CSS आ गई तो टेलविंड आप यकीन करें एक दिन में भी सीख सकते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के। क्योंकि टेलविंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्लासेस इंपोर्ट करनी है। क्लासेस इंपोर्ट भी नहीं करनी, क्लासेस डायरेक्ट लगानी है बस,
HTML के अंदर डायरेक्ट क्लासेस लगानी है। तो अगर मैं रिकैप करूँ तो टेलविंड सिंपल हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसमें हमारे पास जो हमारी क्लासेस डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी आसानी के लिए होता है, सही है। उसको टेलविंड सीखने के लिए आपको कोर CSS आना ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।